तो इकोनॉमी की क्लास शुरू करवाते हैं। अभी जो लेट आएंगे उनको स्टूल दे देना ताकि इधर की साइड बैठ जाए, आने जाने में किसी तरह की समस्या नहीं हो ना। तो पहला काम होता है टीचर के सम्मान में आए तब वो आदत तो हैबिट होगी स्कूल वाली। तो वैसे जोरदार ताली से सर का स्वागत करना आए तब। अरे रुको जरा, सब्र करो। सर बैठे। हाँ भेज दो सर को। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो स्प्रिंग बोर्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप सभी लोग जो है वो बधाई के पात्र हो। किस लिए हो बधाई के पात्र? किस लिए हो बधाई के पात्र? क्योंकि तुमने तुम्हारे जीवन के अंदर एक निर्णय लिया है कि तुम्हें ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है। ये निर्णय बहुत कम लोग ले पाते हैं अपने जीवन के अंदर, कि अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने टैलेंट के दम पर अपनी तकदीर को बदलने का फैसला जो है वो बहुत कम लोग ले पाते हैं। और इतनी कम उम्र में तो बिल्कुल कोई ले ही नहीं पाता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतना बड़ा सोच पाते हैं, और तुमने ऐसा सोचा है, तो इसलिए तो तुम हो बधाई के पात्र। ठीक है, लेकिन अब ये सोच जो है वो सिर्फ इतना सोचने से काम पूरा हो जाएगा नहीं, क्योंकि सोचने में जोश जोश के अंदर निर्णय तो ले लिया। ये काम है बहुत लंबा, यहाँ पर जो है समय लगेगा, काफ़ी समय लगेगा। और उस समय के साथ में तुम्हें अपनाना पड़ेगा धैर्य के साथ साथ में। धैर्य जो है वो बना रहे, और लंबे समय तक तुम इस जो जोश या जिस जुनून के साथ तुम अभी आए हो, इस जुनून को तुम्हें आगे भी मेंटेन रखना है। ठीक है, और फिर जब तुम यहाँ आए हो तो हम अपेक्षा करते हैं कि तुम यहाँ पूरे ही आ गए हो। आधे पढ़ते तो नहीं आए उनको ही। आधा पढ़ता आने का मतलब क्या होता है? थोड़े थोड़े तो आगे, थोड़ा थोड़ा मन अभी भी बाहर पड़ा है, बाहर की चीज़ों में, दोस्तों के अंदर, गाँव में, या वहाँ क्या हो रहा होगा, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा होगा। ऐसी अगर चीज़ों पर अगर अभी भी मन है, तो फिर इसका मतलब पूरे यहाँ पर नहीं आए हो। और हम चाहेंगे कि तुम इस बात का फ़ायदा, या फिर ये जो भी अपने करियर के अंदर जो अच्छा कुछ कर पाओगे, वो तभी कर पाओगे जब तुम यहाँ पर पूरे आ जाओगे। पूरा मतलब अपनी सब सारा तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा विल पावर, वो सब कहाँ पर रहनी चाहिए? वो इसी संस्थान के अंदर और यहीं पर रहनी चाहिए। और हम जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी पूरी सेवा जो है वो की जा सके। सुबह से लगेंगे 7 बजे से सेवा करने के लिए, और फिर आगे 11 बजे तक शुरू। अभी तो 11 बजे तक करेंगे, फिर बाद में 1 बजे तक भी सेवा जो है वो तुम्हारी की जाएगी, और लंबे समय तक की जाएगी। तुम्हें एक पूरा पारिवारिक माहौल जो है वो दिया जाएगा। और जब हम तुम्हें पारिवारिक माहौल देंगे, तो हम तुमसे भी अपेक्षा करेंगे कि तुम भी एक परिवार की तरह यहाँ पर रहोगे। यहाँ के जो नियम है उन नियमों का पालन करोगे, यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों की रेस्पेक्ट करोगे, उन वो जैसा बताते हैं, जैसे जैसी बातें तुम्हें जो जो बताई जाएगी, उन सभी का पालन जो है वो तुम अपने आप कर लोगे। ठीक है, तो अब अपन जो है वो शुरू करते हैं कि आज तुम्हारी पहली क्लास है, और आज अपन पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में। पता तो है सब्जेक्ट कौन सा पढ़ेंगे? इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। लिखो, देखिए, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी।
तुम आए हो यहाँ पे। तो इकोनॉमी जो है वो क्या होती है? देखो, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे जीवन के अंदर बिल्कुल हमारे जीवन के हर क्षण से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर हम बाहर जाएं और बाहर देखें कि इतने सारे लोग जो है रोड के ऊपर इधर उधर भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, तो क्यों घूम रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? इतनी सुबह सुबह इतने सारे लोग जो है क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं? क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं? अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, अपनी इकोनॉमी जो उसको क्या करना चाहते हैं लोग बाग? सुदृढ़ करना चाहते हैं। तुम यहाँ आए हो, क्यों आए हो? ज्ञान प्राप्त करने आए हो क्या? नहीं। किस लिए आए हो? अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ करना चाहते हो, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहते हो। मैं यहाँ आया हूं, क्यों आया हूं? मैं अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहता हूं। तो हम जितने भी लोगों को देखते हैं आसपास के अंदर, जहां पर भी अगर नजर घुमाकर देखी जाए, तो एक वो चीज जिससे सारे के सारे लोग जुड़े हुए हैं, और वो चीज क्या है? इकोनॉमी जुड़ी है। और इकोनॉमी से ही हमारा जीवन जो है वो चलता है। हमारे जीवन का जो कोर है, वो कोर क्या है? इकोनॉमी है। और इकोनॉमी की आर्थिक गतिविधियां करते हुए ही हमारा जीवन जो है वो चलता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुमको इकोनॉमी वैसे पढ़ने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें इकोनॉमी आती है। आती है कि नहीं आती है? कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि इकोनॉमी जो है उनको नहीं आती है? नहीं आती है। इतने सारे लोगों को नहीं आती है। अरे, ऐसे झूठ मत बोलो, तुमको सबको इकोनॉमी आती है। ऐसा कभी हुआ है क्या कि तुमने जो किसी आदमी को कोई चाहे चाय पी या फिर कुछ काम किया, और 10 रुपए की चीज थी और उसके 20 रुपए दे दिए हों? ऐसा किया है कभी? नहीं किया। क्यों नहीं किया? या फिर कहीं पर किसी को तुमने पैसे उधार दिए थे, 1000 रुपए उधार दिए थे, और उसने 100 रुपए तुमको लौटाए और तुमने कहा हो गया, अपना हिसाब पूरा हो गया? ऐसा किया है क्या कभी? नहीं किया। किसी ने तुम्हें जो है कोई नकली नोट थमा दिया हो और तुमने मान लिया हो कि हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा मान लिया है कि कभी? नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना ऐसा? मतलब छोटा बच्चा भी हो और उसके अंदर घर पे जो रिश्तेदार आते हैं ना कई बार, और जाते टाइम तुम्हें थोड़े पैसे देके चल जाते हैं, और अगर कोई नकली नोट देके चला जाए तो कोई रिश्तेदार, तो बच्चा समझ लेगा कि ये दूर के रिश्तेदार हैं ये अपने। वो उस नकली नोट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको इकोनॉमी आती है। और तुम्हें भी इकोनॉमी आती है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें इकोनॉमी नहीं आती है। सुबह शाम जो है तुम इकोनॉमिक गतिविधियां करते जा रहे हो, आर्थिक गतिविधियां करते जा रहे हो, इसलिए इकोनॉमी तो तुम्हारे रग रग के अंदर है। बिना इकोनॉमी के तो कोई काम किया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए इकोनॉमी तुमको आती तो है, लेकिन तुम ये जानते नहीं हो कि तुम्हें आती है, या फिर तुमने उसके ऊपर उतना गहराई से कभी विचार जो है वो किया नहीं है। जैसे अभी अपन मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूं, तो हिंदी तुम्हें भी आती है, मुझे भी आती है, लेकिन फिर भी हिंदी पढ़नी पड़ेगी अपन को। एक ऐसी हिंदी की क्लास भी होगी, और हिंदी की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। जब हम यूज करते हैं तो फिर पढ़ने की जरूरत कहाँ है? जिस चीज को हम यूज ही कर रहे हैं, सुबह शाम यूज कर रहे हैं, बचपन से यूज कर रहे हैं, तो फिर उसको पढ़ने की आवश्यकता कहाँ है? पढ़ने की आवश्यकता तब पड़ती है क्योंकि हमने अब तक तो सिर्फ यूज किया, उसके ऊपर कभी गहराई से विचार नहीं किया। गहराई से क्या विचार नहीं किया? कि ये चीजें ऐसी ही क्यों है। कि जैसे अभी अपन देखते हैं कि कोई चीज है, उसकी कीमत है, कि किसी चीज की कोई कीमत होती है, तो ये कीमत ऐसी क्यों रहती है? जैसे अभी तुमने अगर अखबार पढ़ा हो, तो आजकल जैसे टमाटर के भाव जो है वो बहुत बढ़ गए, ऐसा सुना है? तो क्यों बढ़ गए? इस बात पर कभी विचार किया है कि ये प्राइस जो है ये बढ़ती कैसे है, प्राइस कम कैसे होती है, और कैसे पता है कि ये प्राइस बढ़ गई है? इसकी अप्रोप्रिएट प्राइस क्या होती है किसी चीज की? हमने अपना नोट देखा, लेन देन के लिए अपन जो नोट का यूज करते हैं, तो ये नोट जो है वो कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? आरबीआई। तो कभी विचार किया कि आरबीआई क्या है, इसकी स्थापना किसने की, क्यों की? क्या यही नोट जारी कर सकता है? हम नहीं जारी कर सकते? कल को हम भी लिख देंगे मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो मेरे वचन को कोई मानता क्यों नहीं है? तो हम भी ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? या फिर ये जो सरकार है ये किस तरीके से काम करती है? सरकार के पास में पैसे कहां से आते हैं? क्या फिर सरकार को भी क्या पैसे लेने की जरूरत पड़ती है? कभी उधार उधार भी लेने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? या फिर टैक्स लेती है सरकार, तो ये टैक्स क्या होता है? इन बातों पर अपन ने कभी गहराई से विचार जो है वो नहीं किया। और वो जो गहराई से विचार नहीं किया, वही करने का काम जो है वो करने के लिए अपन यहाँ पर आए कि अब ये जो इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, इस इकोनॉमी के सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे? हम इन्हीं सब गतिविधियों के ऊपर थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग जो है उसको लेंगे कि भाई ये जो कार्य कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, और इसका क्या लॉजिक जो है वो पीछे है, उसको समझने का काम जो है हम इकोनॉमी के अंदर करेंगे। तो इसलिए
इकोनॉमी के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है कि भाई वो कभी पास्ट में कभी हुई थी या भविष्य में कभी होने वाली है, या फिर ऐसी कोई चीज है जैसे कि भाई एटम में हो रही है और हमको दिख ही नहीं रही। ऐसी सारी इकोनॉमी के जितने एग्जाम्पल है, इकोनॉमी के अंदर जितनी गतिविधियां हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सब वो वाले कॉन्सेप्ट है जो कि हम दिन रात यूज करते हैं, हमारे जीवन के पार्ट है। इसलिए इकोनॉमी का कोई भी कॉन्सेप्ट हो और अगर वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो किसके बारे में सोचो, हमेशा ये सोचो कि मेरे जीवन के अंदर क्या कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जिससे मैं इसको रिलेट कर सकता हूं, और जैसे तुम रिलेट करोगे तो तुम्हें वो बात समझ में आ जाएगी। तो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट समझने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? हमारे जीवन की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों के बारे में हम जब सोचते हैं तो इकोनॉमी के सारे कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ जाते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमी के अंदर अपन पढ़ेंगे क्या, किस चीज को पढ़ेंगे इसके अंदर? इसके अंदर हम पढ़ेंगे इकोनॉमी का वैसे जो अर्थ होता है सामान्य, वो होता है आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। किस चीज का अध्ययन होता है ये? आर्थिक गतिविधियों का। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनके अध्ययन को हम कहते हैं इकोनॉमी। अब प्रश्न आ जाता है ये आर्थिक गतिविधियां कौन सी होती है? गतिविधि तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है? गतिविधि है। जैसे अगर हम खेल कूद खेल रहे हैं तो वो खेल कूद की गतिविधि है। तुम अगर सुबह सुबह आए और कोई अगर ऐसा अगरबत्ती करके आया है भगवान के, तो वो कैसी गतिविधि है? धार्मिक गतिविधि है। वो कैसी गतिविधि है? धार्मिक गतिविधि है। कभी तुमने जो है वो किसी की कोई कहीं दान दिया हो किसी को, या कोई गरीब व्यक्ति है उसको तुमने जो खाना खिला दिया हो, तो ये गतिविधि कैसी है? सामाजिक, समाज की सेवा करने का काम कर रहे हो, तो वो सामाजिक गतिविधि है। अब ये कौन सी गतिविधियां होती है जो कि आर्थिक गतिविधि होती है? देखो, आर्थिक गतिविधि के अंदर बेसिकली तीन चीजें आती है। एक तो होता है वस्तु और सेवा का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा का उत्पादन। और दूसरा होता है इसका उपभोग, कंजप्शन, और इसके लिए पैसों का लेन देन, जिसको कहें अपन मौद्रिक लेन देन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। आर्थिक गतिविधियों में कितनी चीजें शामिल होती है? तीन चीजें शामिल होती है। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, उनका उपभोग और मौद्रिक लेन देन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर कंजप्शन एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जैसे जैसे मान लो कि आपको जो है वो अभी जैसे 9 बजेंगे तो ब्रेक होगा, और ब्रेक के अंदर तो बाहर गए और बाहर जाकर तुमने कहा कि मैं चाय पी लेता हूं मैं, और चाय पीने के लिए जैसे आपने चाय की थड्डी पर गए और आपने कहा भाई साहब एक चाय देना, देखे तो उसने क्या बनाई? चाय बनाई। चाय बनाई, इसका मतलब चाय का क्या हुआ है? उत्पादन। और तुमने चाय पी, इसका मतलब चाय का उपभोग, कंजप्शन, और उसके लिए दिए हैं पैसे, इसका मतलब मौद्रिक लेन देन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो ये गतिविधि, ये जो चाय पीने की गतिविधि तुमने की है, ये गतिविधि कैसी है? आर्थिक गतिविधि है। किस प्रकार की गतिविधि है? आर्थिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो है। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम अध्ययन करेंगे कि चाय ही क्यों बनाई गई, वो व्यक्ति कुछ और क्यों नहीं बना रहा, उसके लिए जो पैसा डिसाइड हुआ है वो उतना ही क्यों डिसाइड हुआ, वो 10 रुपए की है तो 10 रुपए की क्यों है, वो 12 रुपए की क्यों नहीं है, या फिर वो 20 रुपए की हो जाएगी तो क्या होगा। तो इन सब उस आर्थिक गतिविधि पर अध्ययन करने का काम ही क्या कहलाता है? इकोनॉमी। और ऐसी आर्थिक गतिविधियां तुम बहुत सारी करते रहते हो। और कौन सी आर्थिक गतिविधियां की है जैसे तुमने जीवन के अंदर, और बताओ दे, और कौन सी आर्थिक गतिविधियां की है? अभी क्या चल रहा है? अभी कौन सी गतिविधि चल रही है? आर्थिक गतिविधि चल रही है? नहीं चल रही है। अभी क्या किया जा रहा है? उत्पादन हो रहा है। किस चीज का उत्पादन हो रहा है? सेवा का। अभी जो है वस्तु उत्पादित नहीं हो रही, क्या उत्पादित हो रही है? सेवा। कौन सी सेवा उत्पादित हो रही है? कोचिंग सर्विस। कौन सी सर्विस है ये? कोचिंग सर्विस। और कोचिंग सर्विस जो है वो आपको दी जा रही है, और आप उसका कर रहे हो उपभोग, और ये फ्री में नहीं कर रहे हो, इसके बदले में क्या दिए? पैसे दिए। पैसे दिए तो इसका मतलब मौद्रिक लेन देन हुआ है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ है। तो जहां पर वस्तु और सेवा का उत्पादन हो, उसका उपभोग हो, और उसके लिए पैसों का लेन देन होता हो, तो ऐसी गतिविधियों को क्या बोलते हैं अपन? आर्थिक गतिविधियां बोलते हैं। जैसे मान लो कि अगर अभी बरसात का मौसम है
और बरसात के मौसम में कहीं पर घास उगी आई, एक गाय आई और उसने घास खा ली और वो चली गई। ये गतिविधि क्या आर्थिक गतिविधि है? इसमें वस्तु का उत्पादन हुआ है, उपभोग भी हुआ है, लेकिन गाय ने पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए इसका मतलब है कि यह गतिविधि आर्थिक नहीं है। लेकिन अगर सोचो कि वो जो गाय है वो किसी व्यक्ति की होती, कोई किसान है और उसकी वो गाय है, और वो जो सामने वाला व्यक्ति है जिसका ये खेत है, उस खेत वाले को कहे कि भाई हमारी ये गाय है और इनको हरा चारा चाहिए और आपके यहाँ पर बहुत सारा हो रखा है, तो एक काम करो, ये इतने कुछ पैसे हैं, ये आप ले लो और उसके बदले हमारी ये जो गाय भैंस है उनको यहाँ पर चरने का मौका दिया जाए। अब ये गतिविधि कैसी हो गई? आर्थिक गतिविधि हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अब इसमें मौद्रिक लेन देन हुआ है, वस्तुओं का उत्पादन हुआ, उपभोग भी हुआ और साथ साथ में क्या हुआ है? मौद्रिक लेन देन हुआ है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो है हुआ है। इसलिए इस गतिविधि को अपन क्या बोल देंगे? आर्थिक गतिविधि जो है वो बोलते हैं। तो इन्हीं आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इकोनॉमी। ऐसे जैसे अभी तुमने मान लो कॉपी खरीदी, तुमने पेन खरीदा तो पेन का उत्पादन हुआ, कॉपी का उत्पादन हुआ। अभी हमने ये स्क्रीन खरीदी तो स्क्रीन का उत्पादन हुआ, ये एसी खरीदा तो एसी का उत्पादन हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आर्थिक गतिविधियों के अंदर आती है। और इन आर्थिक गतिविधियों को अध्ययन करने के लिए अपन किसका क्या क्या प्रयोग करते हैं? अपन इकोनॉमी को। लिख दो, देखें इतनी बात। इकोनॉमी, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र कहलाता है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में? एक तो है थ्योरेटिकल और एक है प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स, और प्रैक्टिकल की व्यवस्था किस प्रकार की बनी हुई है तो उसको क्या बोल देंगे अपन? इकोनॉमी बोल देंगे। तो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। आर्थिक गतिविधियों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। देखो, फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक गतिविधियों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक गतिविधियों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक गतिविधियों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहला, वस्तु और सेवा का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु और सेवा का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु और सेवा का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उनका उपभोग, देयर कंजप्शन। दूसरा है उनका उपभोग, देयर कंजप्शन। और तीसरा है मौद्रिक लेन देन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मौद्रिक लेन देन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मौद्रिक लेन देन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं अपन? आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, ये कहलाता है इकोनॉमी। अब ये अध्ययन जो है वो दो दृष्टिकोण से किया जा सकता है। एक तो एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से किया जाए। अगर एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से किया जा रहा है तब तो इसको बोलते हैं अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो इकोनॉमिक्स होती है ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो कौन सी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या मतलब अर्थ होता है इन दोनों का? माइक्रो का मतलब है कि अध्ययन जो कर रहे हैं वो किस व्यू पॉइंट से किया जा रहा है। अगर एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से या एक उत्पादन करने वाली एक जो फर्म है उसके दृष्टिकोण से किया जाए तब तो क्या बोलते हैं उसको? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मान लो कि आप जो है वो कोई चाय पीने गए और तो आपने चाय को ही क्यों ऑर्डर किया, या फिर उत्पादन करने वाले ने चाय ही क्यों उत्पादित की और उसका जो कीमत है वो उसने वही क्यों निर्धारित की। ऐसा जब अध्ययन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको क्या बोलते हैं अपन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने के लिए क्या देखना है अपन को? एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं तो माइक्रो, और अगर पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ देखा जाए तो मैक्रो। तो माइक्रो और मैक्रो का मतलब है, माइक्रो का मतलब तो छोटा
और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। जैसे आप अगर अपने आसपास में घूमकर देखो तो आपको कितने लोग दिखेंगे? आसपास में जो बैठे हैं वही लोग दिखेंगे। तो आपका जो व्यू पॉइंट है, आपका जो देखने का तरीका है, वो कैसा है? माइक्रो है। लेकिन मैं देख रहा हूं, मुझे सारे लोग दिख रहे हैं और सारे लोग दिख रहे हैं, तो मेरा व्यू पॉइंट कैसा है? मैक्रो। तो इसलिए इकोनॉमिक्स एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और दूसरी कौन सी होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो व्यू पॉइंट किसका होता है? वे एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से अध्ययन किया जा रहा है तब तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सभी लोगों को अगर एक साथ देखा जाए तब क्या कहेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स दो प्रकार की होती है, अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है। इकोनॉमिक्स इज ऑफ टू टाइप्स। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब अध्ययन एक व्यक्ति, माइक्रो इकोनॉमिक्स को माइक्रो लिख दो ऐसे। अब हर चीज की हिंदी नहीं लिखेंगे अपन, कुछ चीजों की हिंदी लिखेंगे, कुछ की नहीं लिखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब अध्ययन एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से किया जाता है, व्हेन स्टडी इज कंडक्टेड फ्रॉम वन पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हेन स्टडी इज कंडक्टेड फ्रॉम वन पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, जब अध्ययन एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से किया जाता है। व्हेन स्टडी इज कंडक्टेड फ्रॉम वन पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, जब एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब अध्ययन वृहद स्तर पर किया जाता है, व्हेन स्टडी इज कंडक्टेड एट लार्ज लेवल, जब अध्ययन वृहद स्तर पर किया जाता है, व्हेन स्टडी इज कंडक्टेड एट लार्ज लेवल। ठीक है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हुआ करती है। अब हमारा जो सिलेबस है वो माइक्रो का कम है और मैक्रो का ज्यादा है। हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर ज्यादा अपन को जो पढ़ना है वो कौन सा पोर्शन पढ़ना है? मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अपन को ज्यादा पढ़नी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने यहाँ पर शुरुआत के अंदर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए जरूर अपन थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी अपन जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स पर करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मतलब जैसे हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि भारत के अंदर बैंकिंग व्यवस्था है, भारत के जो बैंक हैं तो ये बैंकिंग व्यवस्था कैसे काम करती है। भारत के अंदर शेयर बाजार है, शेयर मार्केट है, तो वो शेयर मार्केट कैसे काम करता है। ये भी जैसे मैंने कहा कीमतें बढ़ गई, महंगाई हो गई, तो ये महंगाई क्या होती है? मुद्रास्फीति बोलते हैं इसको, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये इन्फ्लेशन क्या होती है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, इनको कैसे जो है कंट्रोल किया जाता है। सरकार है तो सरकार के फाइनेंसेस कैसे काम करते हैं, गवर्नमेंट के फाइनेंस कैसे काम करते हैं। सरकार टैक्स लेती है तो वो कितने प्रकार का होता है, सरकार के पास कहाँ कहाँ से पैसा आता है, कहाँ कहाँ सरकार का पैसा खर्च होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे आयात निर्यात जो है थोड़ी बहुत उसकी बात जो वो भी की जाएगी। फिर अलग अलग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, तो एग्रीकल्चर में काम कैसे होता है, उद्योगों में काम कैसे होता है, सेवाओं में जो है वो क्या दिक्कतें हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो ये सब बातें कहाँ किसके लेवल की है? ये मैक्रो के लेवल की। पूरे भारत की हम एक साथ बात कर रहे हैं, यहाँ एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से चर्चा नहीं की जा रही। भाई बैंकिंग व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है ना, बैंक है तो वो तो सबके लिए, शेयर मार्केट है तो वो तो सबके लिए, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो इसलिए मेजोरिटी अपना जो अध्ययन है वो किस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। और उससे पहले थोड़ा बहुत हम जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को टच करेंगे, थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि मैक्रो के जो कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी अपन को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा, इसलिए उन बेसिक कॉन्सेप्ट को अपन पढ़ेंगे कहां से? माइक्रो से। तो थोड़ा बहुत अपन माइक्रो पढ़ेंगे, मेजर मेजर पोर्शन क्या पढ़ेंगे? मैक्रो। और जब अपन आगे और ज्यादा डिटेल के अंदर जो चीजें पढ़ेंगे उनको पढ़ने के लिए कुछ अपन फाउंडेशन बिल्ड करेंगे कि भाई कुछ चीजें ऐसी है जो कि हो सकता है कि तुम्हारे सिलेबस में हो ही नहीं, और कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि कोई पूछे भी नहीं, किसी एग्जाम में भी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ेंगे। एग्जाम में भी नहीं पूछी जाएगी, सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे? पढ़ेंगे। फिर क्यों पढ़ेंगे? जब एग्जाम में नहीं पूछ रहे, सिलेबस में नहीं है, तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो तभी समझ में आएगी जब हम उन बेसिक चीजों को समझेंगे। जब तक नींव अच्छी नहीं होती तब तक बड़ी बिल्डिंग खड़ी
नहीं की जा सकती, और नींव जितनी अच्छी होगी उसके ऊपर बिल्डिंग उतनी ही बढ़िया खड़ी की जा सकती है। इसलिए कई सारे अपन बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ेंगे जिन बेसिक कॉन्सेप्ट को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो सिर्फ चीजों को समझने के लिए कि भाई अगर बाकी बाद में जब कई शब्द यूज किए जाएं या किसी प्रकार की बात की जाए तो हमें बात समझ में आनी चाहिए, और वो बात समझने के लिए कुछ बातों को अपन पढ़ने का कार्य यहाँ पर करेंगे। तो देखो, अगर अलग अलग देशों को देखा जाए, दुनिया के अंदर बहुत सारे देश हैं और हर देश के अंदर अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था है। जो आर्थिक व्यवस्था है वो हर देश के अंदर अलग अलग प्रकार की है। तो दुनिया के अंदर कितने प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाएं होती है, अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती है? तो बेसिकली अर्थव्यवस्थाएं जो है दो विचारधाराओं पर आधारित है। एक तो आर्थिक व्यवस्था होती है जिसको अपन कहते हैं पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, और एक आर्थिक व्यवस्था होती है जिसको अपन कहते हैं साम्यवाद या कम्युनिज्म। एक तो क्या होती है पूंजीवाद और दूसरा क्या होता है साम्यवाद। ये दो प्रकार की आर्थिक विचारधाराएं है। अब क्या होता है साम्यवाद, क्या होता है पूंजीवाद? सुना है किसी ने पहले? नाम तो सुने हुए हैं ना इनके, साम्यवाद, पूंजीवाद। पूंजीवाद सब सुना हुआ है, कैपिटलिज्म कितने लोग ऐसे जिन्होंने सुना ही नहीं, पहली बार ही सुना है? पहली बार ही सुना है कैपिटलिज्म शब्द ही? हाँ, तो चलो अधिकतरों ने सुन रखा है। और साम्यवाद, कम्युनिज्म, ये पहली बार सुना है, ऐसे कितने लोग हैं? कम्युनिज्म इसके थोड़े से ज्यादा है, कैपिटलिज्म जो है शब्द फिर भी तुमने सुन रखा है। तो होते क्या है ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म? देखो ये विचारधाराएं कहां से आई? इन विचारधाराओं का जो उद्गम है वो सब है यूरोप के अंदर। विचारधाराओं का उद्गम कहां पर हुआ है? ये यूरोप के अंदर इन विचारधाराओं का उद्गम हुआ। और वो भी कैसे हुआ? तो यूरोप के अंदर पहले क्या था कि यूरोप का जो थिंकिंग का जो सेंटर था वो था ग्रीस। यूरोप के अंदर मेन थिंकिंग का सेंटर था ग्रीस, या जिसको अपन हिंदी में कहते हैं यूनान। भूमध्य सागर जो है, उस भूमध्य सागर के पास एक देश है जिसका नाम है ग्रीस। अभी तो इतना कोई महत्वपूर्ण देश नहीं है, पर प्राचीन काल में काफी महत्वपूर्ण हुआ करता था। प्राचीन काल के अंदर यहाँ पर जो है बहुत सारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो है वो पैदा हुए। जैसे सुकरात का नाम तुमने सुना होगा, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, ये सब जो है वो कहाँ पर हुए, कौन से थिंकर हैं? ये ग्रीक थिंकर्स हैं। ये सब ग्रीस के अंदर हुए थिंकर्स हैं। और उस जमाने के अंदर ग्रीस के अंदर बहुत बड़े बड़े विचार जो है वो चला करते थे। लोग वैचारिक रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव थे, कई प्रकार की विचारधाराएं जो है वो लाया करते थे, चर्चाएं वगैरह जो है वो किया करते थे। लेकिन समय के साथ में ये सब धीरे धीरे चीजें जो है वो कम होती गई। फिर यूरोप के अंदर आ गई क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी आने के बाद में जो ईसाई धर्म जो है उसका जब प्रचार हुआ, तो उसके बाद में यूरोप के अंदर स्वतंत्र जो चिंतन है वो स्वतंत्र चिंतन धीरे धीरे खत्म होता गया। मतलब लोगों के पास में जो समस्या थी, जो मुख्य चिंतन का विषय क्या है, वे क्या सोचें, तो लोगों के पास चिंतन का मुख्य विषय था वो था कि एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। आज भी चैलेंज है, अभी भी लोगों का विचार जो है कि भाई हाउ टू लिव अ गुड लाइफ। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। अब जैसे अब इसकी कई सारी अवधारणाएं आती हैं। कुछ लोग कहते हैं अच्छा जीवन कैसे जियो, सब खूब पैसा कमा लो, अच्छा जीवन जो है हो जाएगा। कुछ कहते हैं नहीं नहीं, धर्म के अंदर धार्मिक काम करो, अच्छा जीवन हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, खाओ पियो मौज करो, अच्छा जीवन हो जाएगा। कुछ कहते हैं नहीं नहीं, खाओ पियो मौज बिल्कुल मत करो, बहुत ज्यादा कठोरता से जियो तो अच्छा जीवन हो जाएगा। तो अब अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, ये दुनिया के सामने क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और पहले इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए, जैसे क्रिश्चियनिटी थी, तो क्रिश्चियनिटी में कहा कि भाई अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, या मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ईश्वर जैसा कह रहा है वैसा जीवन जीना चाहिए, भगवान जैसा चाहता है वैसा जीवन जियो। अब क्या पता भगवान क्या चाहता है, अपन को क्या पता भगवान क्या चाहता है, कैसे जियो कैसे जियो। तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान जो चाहता है वो सब भगवान ने बता दिया है जीसस को, और जीसस ने वो सब बातें कहां पर लिख दी है? बाइबल में। कहां पर लिखी हुई है? बाइबल के अंदर लिखी हुई है। अब इस बाइबल में क्या लिखा है? लोग इतने पढ़े लिखे थे नहीं, तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है ये पता नहीं है। तो इसको पता लगाने के लिए बीच में आए कुछ पुजारी, बिशप, प्रीस्ट्स, चर्च, चर्च के जो दो लोग थे वो आए। फिर इन्होंने जैसे इसको बाइबल को पढ़ा, इन्होंने लोगों को बताया कि देखो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हें अपना जीवन इस प्रकार जीना चाहिए। फिर इनके नीचे और लोग आ गए, जूनियर प्रीस्ट, फिर और कोई आ गया, फिर और कोई आ गया। और जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, वैसे वैसे जो ज्ञान था वो वास्तविक रूप में जो यहाँ लिखा हुआ था वो धीरे धीरे क्या होता गया, वो खत्म होता गया। और ये जो लोग जो बात कह रहे थे कि आपको जीवन ऐसा जीना चाहिए, देखो बाइबल में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, इस तरीके से जीवन जो, उस तरीके से जीवन जो, इन्होंने उन सब बातों को खुद के जीवन में कभी अपनाया नहीं। और जब नहीं अपनाया तो थोड़े दिनों बाद में, कुछ सालों तक तो ये चलता रहा,
फिर उसके बाद में कुछ लोग आए और उन्होंने कहा यार तुम बातें तो कह रहे हो कि भाई बाइबल में ये लिखा है वो लिखा है, तुम खुद का जीवन तो इतना भ्रष्ट पड़ा हुआ है, और ये बातें तो समझ तुम्हारी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अंतर है तो कुछ लोगों मतलब एक व्यक्ति आया जिसका नाम था मार्टिन लूथर किंग, और मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि मैं तो सीधा ही पढ़ूंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसने डायरेक्ट पढ़ा इसको, और जब उसने डायरेक्ट पढ़ा तो उसने कहा यार ये जो आदमी बात बता रहा है यहाँ जो लिखा हुआ है दोनों में तो बहुत अंतर है, रात दिन का अंतर है, तो इसका मतलब इसकी बात जो है वो सही नहीं। और उसने फिर जो है वो ईसाई धर्म का जो उस समय जो प्रचार चल रहा था उसका किया विरोध, और उसने कहा कि नहीं, वास्तविकता जो ये बताई जा रही है वो वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता कुछ और है। तो इसलिए ईसाई धर्म में कुछ एक नई विचारधारा पैदा हुई जिसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट्स। उनको क्या नाम देते हैं अपन? प्रोटेस्टेंट्स जो है वो कहा करते हैं। लेकिन ये प्रोटेस्टेंट के कारण जो है वो ईसाई धर्म का विरोध जो है वो शुरू हुआ। धीरे धीरे और लोग आते गए, उन्होंने और चिंतन करना शुरू किया, और जब और चिंतन शुरू किया तो उन्होंने कहा कि यार ये ईश्वर ने क्या कहा क्या नहीं कहा उसको छोड़ो, हमें जो पूरा कंसंट्रेशन करना चाहिए जीवन का वो सब किसके ऊपर करना चाहिए? मनुष्य के ऊपर। लाइफ किसके ऊपर कंसंट्रेट करो? मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। मनुष्य का जीवन जो है वो अच्छा बनाना है। अब मनुष्य का जीवन अच्छा कैसे बनाए, तो इसके लिए अलग अलग चिंतक आए, चिंतन करने वाले लोग आए, और उसमें एक आदमी आया जिसका नाम था रूसो। कौन सा चिंतक आया? रूसो। रूसो ने कहा कि भाई इंसान का जीवन अच्छा जिया जाए या मनुष्य अपना जीवन अच्छा जिए, इसके लिए तीन बातें जरूरी है। कितनी चीजें होनी चाहिए? तीन। अगर तीन चीजें पूरी हो जाए तो जिंदगी बहुत बढ़िया है। अब ये तीन चीजें क्या है? तो उसने कहा देखो, सबसे पहले तो होनी चाहिए स्वतंत्रता, लिबर्टी। हर व्यक्ति जो है वो क्या करना चाहता है? स्वतंत्र होकर जीवन जीना चाहता है। कोई भी व्यक्ति कैद के अंदर नहीं रहना चाहता। भाई तुम भी अभी यहाँ आए हो, तो अगर तुम अपनी मर्जी से आए हो तब तो तुम्हें बहुत आनंद आएगा, लेकिन तुम ऐसे घर वालों को जबरदस्ती भेज दिए गए हो तो तुम्हें यहाँ पर मन लगेगा नहीं, तुम्हारा जो है थोड़े दिनों भागने का मन करेगा। तो व्यक्ति क्या करना चाहता है? सारे चिंतन, सभी प्रकार की चीजें खुद खुद निर्णय लेना चाहता है। जो भी जीवन के अंदर करना चाहे कि भाई मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, क्या नहीं पढ़ना चाहता हूँ, कौन सा कोर्स करना चाहता हूँ, कौन सा नहीं करना चाहता हूँ, ये व्यक्ति निर्णय कौन लेना चाहता है? व्यक्ति स्वयं स्वयं लेना चाहता है। इसका मतलब व्यक्ति सबसे पहली जो चीज चाहता है वो है स्वतंत्रता। हर व्यक्ति जो है किसको प्राप्त करना चाहता है? स्वतंत्रता को, लिबर्टी को। तो इसने कहा, रूसो ने, कि एक तो लिबर्टी होनी चाहिए, दूसरी समानता होनी चाहिए। सभी लोगों के बीच में क्या होनी चाहिए? समानता, इक्वेलिटी। ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव जो है वो ना हो, सभी के बीच में कैसा ट्रीटमेंट, कैसा हो? समान। कि जैसे तुम यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हो, तो तुम सबको, अगर हम सबको एक जैसा ट्रीट कर रहे हैं तब तो तुम्हें लगेगा हाँ तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन कुछ लोगों को तो बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और बाकियों को नहीं दिया जा रहा, तो फिर लगेगा बड़ा बुरा, कह रहे हैं ये क्या तरीका है, इन लोगों को जो बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है बाकियों को नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए हर व्यक्ति क्या चाहता है? समानता। एक तो स्वतंत्रता, दूसरा समानता, और तीसरा लोगों के बीच में जो रिलेशन हो, लोगों के बीच में जो संबंध हो, वो संबंध भाईचारे के होने चाहिए, और इसलिए बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। क्या होना चाहिए? फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। तो अच्छा जीवन जीने के लिए रूसो के अनुसार कितने प्रकार की चीजों की आवश्यकता है? तीन। एक तो क्या है? स्वतंत्रता, दूसरा समानता, और तीसरा बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीन जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, भारत का जो संविधान है उस संविधान के अंदर भी इन तीनों सिद्धांतों को अपनाया गया है कि भारत के लोगों को क्या मिलनी चाहिए? लिबर्टी मिलनी चाहिए, भारत के लोगों को समानता मिलनी चाहिए, भारत के लोगों के बीच में संबंध कैसे हो? लोगों के बीच में भाईचारे का संबंध जो है वो होना चाहिए। लोग प्रेम से रहे, भाईचारे से रहे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करे, एक दूसरे के प्रति घृणा ना रखे, इस प्रकार का संबंध जो है वो रखना चाहिए। तो ये बात कौन कह के गया है? रूसो। अब रूसो भाई साहब तो चले गए। रूसो भाई साहब के जाने के बाद में कुछ और आए चिंतक। उन्होंने कहा यार ये रूसो जल्दी जल्दी बोल गया लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी। इसका वास्तविक रूप में देखो, फ्रेटर्निटी तो उन्होंने, कुछ लोगों ने कहा कि यार फ्रेटर्निटी से तो कोई दिक्कत नहीं है, बंधुत्व से, तो भाई लोगों का आपस में संबंध कैसे होने चाहिए? बंधुत्व। लेकिन लिबर्टी और इक्वेलिटी, स्वतंत्रता और समानता, ये दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल है? ये दोनों चीजें एक साथ संभव है या नहीं है? या तो लोगों ने कहा या तो होगी इक्वेलिटी या होगी लिबर्टी, या तो हम रखेंगे समानता या फिर हम रखेंगे स्वतंत्रता। समानता और स्वतंत्रता ये दोनों एक साथ संभव नहीं। जैसे जैसे अभी कि भाई आप लोग यहाँ आए हो, तो अब तुम क्या पहनना चाहते हो, तुम कौन सी ड्रेस पहनना चाहते हो, इसका निर्णय किसने लिया है? तुमने खुद ने लिया है।
तुमने खुद ने ये ड्रेस का निर्णय जो है वो लिया, तो इसका मतलब तुम्हारी स्वतंत्रता है। लेकिन इसके कारण सभी लोगों के अंदर थोड़ी असमानता है। एक व्यक्ति के पास में खूब सारी ड्रेस है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग ब्रांडेड कपड़े हैं, वो तो हर क्लास से बाहर जाता है और थोड़ी देर बाद चेंज करके फिर आ जाता है, हर फिर थोड़ी देर में फिर आ जाता है। तो इसका मतलब वो तो बार बार चेंज करता जा रहा है। एक आदमी है जो एक ही कपड़े और उसी को लेकर बैठा हुआ है, तो उसको बुरा लगेगा कि यार मेरे पास तो कम है और इसके पास ज्यादा है। इसका मतलब हमारे बीच में असमानता है। और इस असमानता को दूर करने के लिए अगर हम ये कहें कि नहीं, आप सबको एक ड्रेस है और वो ड्रेस पहननी पड़ेगी, एक ड्रेस कोड डिसाइड कर दिया जाए और ये कहा जाए कि वो ड्रेस है और वो ड्रेस किसको पहननी पड़ेगी, सभी को। तो जैसे सबको ड्रेस पहनाएंगे तो सब में आ गई समानता। लेकिन जैसे समानता आई वैसे क्या खत्म हो गई, स्वतंत्रता। कि अब तुम्हारा मन कर रहा है तो मन कर रहा है तो भले करता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए या तो स्वतंत्रता हो सकती है या फिर समानता हो सकती है, ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। ऐसा जो है वो बाद के लोगों ने, इसके रूसों का जो ये विचार था, इस विचार पर आपत्ति उठाई। और जब ये आपत्ति उठाई तो कुछ लोग तो समर्थक हुए स्वतंत्रता के और कुछ लोग समर्थक हुए समानता के। कुछ लोग तो किसके समर्थक बने, स्वतंत्रता के समर्थक बन गए, कुछ समानता के। जो लोग स्वतंत्रता के समर्थक थे वो है पूंजीवादी। तो पूंजीवाद जो है किसका समर्थन करता है, स्वतंत्रता का, लिबर्टी का। और साम्यवाद किसका समर्थन करता है, समानता। जो समानता के समर्थक थे वो बन गए साम्यवादी, कम्युनिस्ट, और जो स्वतंत्रता के समर्थक थे वो बन गए पूंजीवादी। तो इसलिए पूंजीवाद जो है वो मूल रूप से किस बात का समर्थन करता है, स्वतंत्रता। और साम्यवाद मूल रूप से किस बात का समर्थन करता है, समानता, इक्वालिटी का समर्थन। अब ये साम्यवादियों ने कहा, कम्युनिस्टों ने, कि इक्वालिटी लेकर आनी है, लोगों के बीच में क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी, समानता हो। तो फिर प्रश्न आया कि भाई समानता लानी है तो क्या करो, तो असमानता खत्म कर दो। इनइक्वालिटी अगर खत्म कर देंगे तो समानता आ जाएगी। असमानता किस वजह से है, किस कारण है असमानता लोगों के बीच में, तो इन्होंने कहा कि भाई असमानता इस वजह से है, ये इनइक्वालिटी जो है वो इस वजह से है क्योंकि लोगों के पास में है प्राइवेट प्रॉपर्टी। असमानता किस वजह से होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी या निजी संपत्ति की वजह से होती है। निजी संपत्ति, एक व्यक्ति है उसके पास में घर है, बहुत बड़ा घर है, दूसरा व्यक्ति उसके पास थोड़ा छोटा घर है, तीसरा व्यक्ति उसके पास में एक झोपड़ी है। तो तीनों की प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग। और तीनों की प्राइवेट प्रॉपर्टी अलग अलग होने के कारण तीनों के बीच में असमानता है। एक व्यक्ति है जिसके पास में कार है, बहुत बड़ी कार है, एक व्यक्ति है जिसके पास में कोई छोटी मोटी कार है, नैनो है, और एक व्यक्ति है जिसके पास में कोई मोटरसाइकिल ही है, एक के पास साइकिल है और एक के पास में वो भी नहीं है। तो इसका मतलब इनके बीच में क्या है, असमानता। और ये असमानता क्यों है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है, हर व्यक्ति की निजी संपत्ति जो है वो अलग अलग है। किसी के पास में निजी संपत्ति ज्यादा है, किसी के पास निजी संपत्ति कम है। तो इनइक्वालिटी, असमानता किसके कारण होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण। ऐसा कौन कहता है, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट विचारधारा जो है वो ये कहती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति जो है वो कारण है असमानता का। और अगर आपको असमानता खत्म करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, असमानता खत्म करने के लिए इस निजी संपत्ति को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को मान्यता मत दो कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई निजी संपत्ति जो है वो नहीं होती। तो साम्यवादी जो होते हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को मान्यता नहीं देते, वो कहते हैं कि निजी संपत्ति कुछ भी नहीं है। सारी संपत्ति कौन लेगा, सरकार। सभी संपत्ति किसकी है, सरकार की। आपकी जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सब सरकार ले ले। और जब सरकार ले और उसके बीच बाद में सरकार सबके बीच में बराबर 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 चीजें जो है वो बांट दे। तो भाई सरकार ने सारी, जैसे मान लो कार है तो जितनी कार है वो सारी किसने ले ली, सरकार ने। और फिर सरकार ने कहा कि अब ये कार तो हम बेच देंगे या उसका जो भी करेंगे वो कर देंगे, और अब हम चलाएंगे बस या ट्रेन, और सब लोग जो है किस में बैठोगे, बस में। और सब जाओ आना जाना सब करोगे किससे, बस से। और जब सब बस से आना जाना करेंगे तो इसका मतलब क्या जाएगी, समानता। सभी लोग उसी में चल रहे हैं, अंबानी भी बस में चल रहा है, अपन भी बस में चल रहे हैं, सभी लोग जो है वो, और वो बस सरकार के द्वारा है, सरकारी बस है और उसी के अंदर जाओ और उसी से आओ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समानता। तो समानता लाने के लिए ये लोग क्या कहते हैं कि किसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाना चाहिए। जबकि पूंजीवादी क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट, ये कहते हैं कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो व्यक्ति ने अपनी मेहनत से कमाई है, जो भी निजी संपत्ति है वो किसकी वजह से आई है,
उस व्यक्ति ने अपने खुद के श्रम से, अपने खुद के टैलेंट से, उसकी वजह से उसने कमाई है। और अगर दूसरे के पास में नहीं है तो दूसरे को भी प्रोत्साहित करो कि वो भी श्रम करे और वो भी कमा ले। भाई एक व्यक्ति को कम करने की जगह ज्यादा अच्छी बात क्या है कि भाई मुकेश अंबानी और उससे हम कार छीन लें, इससे अच्छा है कि दूसरे व्यक्ति को इस बात के प्रोत्साहित करो कि तुम भी जो है मेहनत करो, तुम भी मेहनत करके क्या करो, इसी प्रकार की कार जो है लो, इसी प्रकार की प्रॉपर्टी बढ़ाओ। तो मेहनत कर करके आप अपनी संपत्ति को जो है बढ़ाओ, और जो भी संपत्ति है उस संपत्ति पर अधिकार किसका रहेगा? व्यक्ति का स्वयं का अधिकार रहेगा। यानी ये जो लोग हैं ये किसको स्वीकार करते हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये स्वीकार करते हैं कि निजी संपत्ति जो है वो होनी चाहिए। निजी संपत्ति को मान्यता कौन देता है? पूंजीवादी विचारधारा तो देती है, साम्यवादी विचारधारा उसको मान्यता नहीं देती। अब साम्यवादी कह रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की चीज नहीं है, इसका मतलब आपकी कोई प्राइवेट दुकान भी नहीं हो सकती, प्राइवेट बिजनेस भी नहीं हो सकता। ये सभी प्राइवेट दुकान, प्राइवेट बिजनेस, ये सब किसके हो जाएंगे? सरकार के। जैसे मान लो कोई चाय की थड़ी लगा रहा है, तो अभी तो है उसकी व्यक्ति खुद की अगर थड़ी है तो वो क्या डिसाइड करेगा? सारी बातें खुद डिसाइड करेगा कि भाई चाय बनानी है कि नहीं बनानी, बेचनी है या नहीं बेचनी, कितने रुपए में बेचनी है, इसका डिसीजन कौन लेगा? व्यक्ति खुद। क्या क्वालिटी की बनानी है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट डालने हैं, क्या क्या चीजें डालनी है, वो भी निर्णय कौन लेगा? व्यक्ति स्वयं। लेकिन अगर ये सरकार की हो जाए तो डिसाइड कौन करेगा? तो सरकार। तो सरकार डिसाइड करेगी कि भाई चाय उत्पादित करनी है कि नहीं, दिन की कितनी चाय उत्पादित होगी, कौन निर्णय लेगा? सरकार। कहाँ उत्पादित होगा? ऐसे नहीं कहीं भी आकर चाय की थड़ी खोल के बैठ गए। सरकार कहे कि हम एक जगह डिसाइड करेंगे और वहीं पर सारी चाय की थड़ियां होगी, और इसको कौन अलॉट करेगा? सरकार। फिर सरकार, चाय की थड़ियां भी सरकार की। फिर आप कितनी चाय पी सकते हो और कितनी नहीं पी सकते हो, ये भी निर्णय कौन लेगा? सरकार। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सारे निर्णय कौन लेगा? सरकार। आर्थिक गतिविधियों में तीन चीजें होती है: वस्तु सेवा का उत्पादन और उपभोग और मौद्रिक लेन देन। तो किस वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा, उसका कौन उपभोग करेगा, कहां करेगा, कैसे करेगा, कितने रुपए में उसको दिया जाएगा, ये सब निर्णय कौन लेता है? सरकार। सरकार लेती है। इसलिए साम्यवाद के अंदर बाजार पर जो नियंत्रण है, बाजार पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है, कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मार्केट। मार्केट पर किसका कंट्रोल है? सरकार। गवर्नमेंट का कंट्रोल होने का मतलब क्या है कि आर्थिक गतिविधियों का सारा निर्णय कौन ले रहा है? सरकार। आर्थिक गतिविधियों के निर्णय लेने का मतलब किस चीज का उत्पादन करना है, उसका कौन उपभोग करेगा, कहां करेगा, कैसे करेगा, कितने रुपए में करेगा, ये सब बातें कौन निर्धारित करेगा? सरकार। जबकि यहां पर साम्य पूंजीवाद के अंदर, कैपिटलिज्म में क्या होगा? कैपिटलिज्म के अंदर ये सब निर्णय कौन लेगा? व्यक्ति खुद, क्योंकि व्यक्ति है स्वतंत्र। जो व्यक्ति स्वतंत्र है और उसकी खुद की थड़ी है, तो उसके जचे जब खोलेगा, उसको लगता है कि मेरे को जो है 10 बजे खोलनी है तो 10 बजे खोलेगा, उसको लगता है कि मुझे 4 बजे बंद कर देनी चाहिए तो वो 4 बजे बंद कर देने का। और अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरे को तो सारी रात ही खोलूंगा, मैं तो उसको सुबह से लेकर शाम तक और पूरे दिन रात जो है उसको चलाऊंगा, तो दिन रात चलाएगा। वो 10 रुपए में बेचना चाहता है 10 रुपए में बेचे, वो 100 रुपए में बेचना चाहता है 100 रुपए में बेचे, वो लाख रुपए में बेचना चाहता है तो लाख रुपए में बेचे। इसका निर्णय कौन लेगा? व्यक्ति स्वयं। और पीने का निर्णय भी व्यक्ति स्वयं। अगर व्यक्ति को लगता है कि मैं तो लाख रुपए वाली चाय पीऊंगा, तो हाँ तो पी भाई, लाख रुपए वाली पी। कोई लगता है कि नहीं मैं तो 10 रुपए वाली से काम चला लूंगा, तो 10 वाली से चला ले। जिस इसके निर्णय कौन ले? निर्णय कोई बाहर से व्यक्ति नहीं बताएगा, हर व्यक्ति जो है अपने निर्णय स्वयं लेगा। पूंजीवाद में यह माना जाता है कि व्यक्ति स्वयं जो है समझदार है, हर इंडिविजुअल अपने आप में समझदार है, और अपने आप में समझदार है तो वो अपने निर्णय क्या लेता है? स्वयं लेता है। उसको बाहर से बताने की आवश्यकता नहीं है, सरकार के द्वारा बताने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति अपने आप निर्णय ले लेगा। इसलिए यहां पर पूंजीवाद में बाजार पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। नो गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मार्केट। इसको अपन कहते हैं फ्री मार्केट। इस बात को क्या बोलते हैं? फ्री मार्केट या मुक्त बाजार। फ्री मार्केट पॉलिसीज होती है, मुक्त बाजार की नीतियां जो है वो इसमें अपनाई जाती है। अब जब उत्पादन होगा
कि भाई अब यहाँ पर साम्यवाद के अंदर उत्पादन के सब निर्णय कौन ले रहा है? सरकार। सरकार निर्णय लेती है। तो जब भी कोई चीज आप बेचोगे तो उससे कुछ पैसा आएगा, तो इस पैसों का, इन संसाधनों का लोगों के बीच वितरण कैसे किया जाए, संसाधनों का लोगों के बीच वितरण कैसे होना चाहिए, तो साम्यवाद ये कहता है कि लोगों के बीच संसाधनों का वितरण जो होना चाहिए वो आवश्यकता के आधार पर होना चाहिए। संसाधनों का वितरण किस आधार पर? आवश्यकता के आधार पर। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एज पर नीड्स। किसके आधार पर करो? नीड्स के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर संसाधनों। और इनका मानना है कि आवश्यकताएं, मतलब जो आवश्यकता में भी बुनियादी आवश्यकता, बेसिक नीड, बेसिक नीड सब लोगों की एक जैसी है। भाई अपनी बेसिक नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान, ये तो सबकी क्या है? एक जैसी है। तो बुनियादी आवश्यकताएं तो सब लोगों की एक जैसी होती है। उसके ऊपर जो हमें चाहिए वो हमारा लालच है। बुनियादी आवश्यकता तो सब लोगों की एक जैसी है, और उस बुनियादी आवश्यकता के ऊपर हमको जो भी चाहिए वो सब क्या है? हमारा लालच है। तो ये कहते हैं कि बुनियादी आवश्यकताएं सबकी पूरी हो जाएगी, इसलिए संसाधनों का वितरण जो है सबके बीच में क्या करो? उन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए करो। और जब वैसा करोगे तो उसके कारण सभी लोगों के अंदर वितरण कैसा होगा? एक समान हो जाएगा, और एक समान होगा तो लोगों के बीच में चीजें समान मिलेगी। जबकि ये कहते हैं कि जो संसाधनों का वितरण होना चाहिए, संसाधनों का वितरण मेरिट के आधार पर होना चाहिए। इसके आधार पर हो? मेरिट, योग्यता के आधार पर। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। रिसोर्स इतना लिखो। दे एक टेबल बनाएंगे, पहले तो एक लाइन लिख दो। अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख मॉडल हैं। देयर आर टू मेन मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख मॉडल हैं। देयर आर टू मेन मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख मॉडल हैं। देयर आर टू मेन मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी। एक तो है साम्यवाद और दूसरा है पूंजीवाद। एक है कैपिटलिज्म और दूसरा है कम्युनिज्म। एक टेबल बना दो, टेबल में एक तरफ लिख दो कैपिटलिज्म और एक तरफ लिख दो कम्युनिज्म। एक तरफ कैपिटलिज्म और एक तरफ कम्युनिज्म। फिर कैपिटलिज्म में लिखो स्वतंत्रता के समर्थक। दे आर सपोर्टर ऑफ इक्वालिटी, सॉरी, लिबर्टी। स्वतंत्रता के समर्थक, सपोर्टर ऑफ लिबर्टी। कैपिटलिज्म के अंदर लिखना है स्वतंत्रता के समर्थक। फिर लिखो साम्यवाद में समानता के समर्थक। साम्यवादी किसके समर्थक होते हैं? समानता के, सपोर्टर ऑफ इक्वालिटी। समानता के समर्थक, सपोर्टर ऑफ इक्वालिटी। फिर पूंजीवाद में वापस लिखो निजी संपत्ति को मान्यता दी जाती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज रिकॉग्नाइज्ड। निजी संपत्ति को मान्यता दी जाती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज रिकॉग्नाइज्ड। निजी संपत्ति को मान्यता दी जाती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज रिकॉग्नाइज्ड। जबकि साम्यवाद में निजी संपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। निजी संपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। निजी संपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। फिर वापस पूंजीवाद में लिखो बाजार पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। नो गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मार्केट। बाजार पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। नो गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मार्केट। बाजार पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। नो गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मार्केट। अर्थात इट मीन्स, अर्थात
मुक्त बाजार नीतियां, इट मीन्स फ्री मार्केट पॉलिसीज, अर्थात मुक्त बाजार नीतियां, इट मीन्स फ्री मार्केट पॉलिसीज, अर्थात मुक्त बाजार नीतियां, फ्री मार्केट पॉलिसीज। और साम्यवाद में बाजार पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का। बाजार पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर मार्केट। बाजार पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर मार्केट। फिर वापस पूंजीवाद में लिखो, देखिए पूंजीवाद में लिखो, संसाधनों का वितरण मेरिट के आधार पर, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, संसाधनों का वितरण मेरिट के आधार पर, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, संसाधनों का वितरण किस आधार पर? मेरिट, योग्यता के आधार पर। मेरिट का मतलब है योग्यता। और साम्यवाद में संसाधनों पर वितरण आवश्यकता के आधार पर, संसाधनों का वितरण आवश्यकता के आधार पर, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एज पर नीड्स, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एज पर नीड्स, संसाधनों का वितरण आवश्यकता के आधार पर। ठीक है। अब देखो ये जो व्यवस्था है, ये जो विचारधाराएं हैं, साम्यवाद और पूंजीवाद, ये अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक विचारों को भी प्रभावित करती है। अर्थव्यवस्था के साथ और किस चीज को प्रभावित कर रही है? राजनीतिक विचारधाराओं को प्रभावित करती है और सामाजिक विचारों को प्रभावित करती है। राजनीतिक विचारों में कि राजनीतिक व्यवस्था जो है वो कैसी होनी चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कैसा होना चाहिए। तो देखो ये जो साम्यवादी हैं ये तो समर्थन करते हैं तानाशाही का। कैसी व्यवस्था समर्थन करते हैं? तानाशाही। क्योंकि भाई इनका ये कहना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप खत्म कर दो। जैसे ये क्या बोल रहे हैं कि समानता लेकर आनी है, और समानता कैसे लेकर आनी है? निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को आप समाप्त कर लोगोगे तो वो व्यक्ति क्या आसानी से होने देगा? जैसे मान लो कि आपके पास में कार है, प्रॉपर्टी है, और अब सरकार कहे कि अब देखो हमें समानता लानी है, तो लाओ देखो तुम्हारी सारी गाड़ियां, सारे जो है वो भी चीजें वो सब हमें दे दो, तो व्यक्ति आसानी से दे देगा? नहीं देगा। नहीं देगा तो क्या करना पड़ेगा? छीननी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा? छीनना पड़ेगा। और छीनने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ेगा, और बल का प्रयोग करना पड़ेगा तो राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी? तानाशाही व्यवस्था होगी। भाई ये क्या तानाशाही है? जैसे आप छीनोगे तो लोग कहेंगे ये क्या तानाशाही है, तो कहा ये तानाशाही ही है। ये क्या है? डिक्टेटरशिप है। तो ये किसका समर्थन करते हैं? डिक्टेटरशिप का जो है समर्थन करते हैं, तानाशाही व्यवस्था का समर्थन करते हैं। जबकि पूंजीवाद में किसका समर्थन किया जाता है? यहां पर कि भाई जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कौन निर्धारित करे? व्यक्ति स्वतंत्र है, और व्यक्ति स्वतंत्र है तो इस बात के लिए भी स्वतंत्र है कि हमारे ऊपर शासन कौन करेगा, कि भाई कौन व्यक्ति जो है वो शासन में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, इसका निर्णय कौन ले? कोई दूसरा नहीं लेगा। वो कौन लेगा? व्यक्ति स्वयं। और जब व्यक्ति स्वयं ये निर्णय लेता है तो ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो ये तो सिस्टम कैसा है? लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। यहां तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के समर्थक है, और ये किसके समर्थक होते हैं? तानाशाही व्यवस्था जो उसके समर्थक होते हैं। फिर जब तानाशाही का प्रयोग किया जाएगा तो होगी हिंसा, कि जब आप तानाशाही का प्रयोग करोगे, लोगों से बलपूर्वक छीनने की कोशिश करोगे, तो लोग इतनी आसानी से देंगे नहीं, विरोध करेंगे। और विरोध करेंगे तो ऐसे लोगों को क्या करो? टपकाओ, उनको मारो। और मारो इसका मतलब हिंसा। तो ये लोग विचारधारा में किसका समर्थन करते हैं? वायलेंस का, हिंसा जो है उस हिंसा का समर्थन किया जाता है। कम्युनिस्टों के द्वारा जमकर हिंसा की गई है। पिछले अगर 100-150 साल का अगर अपन इतिहास उठाकर देखें तो उस इतिहास के अंदर अगर तुमसे पूछा जाए कि वह सबसे क्रूर व्यक्ति कौन है, अगर सबसे क्रूर व्यक्ति का नाम पूछा जाए पिछले 100-150 साल में, तो क्या किसका नाम याद आता है? हिटलर। सामान्यतः सभी लोगों के दिमाग में किसका आता है? हिटलर के। साहब हिटलर जो है वो बहुत खतरनाक आदमी था, हिटलर बहुत खतरनाक था, हिटलर ने जो है बहुत सारे लोगों को मारा। तो हिटलर तो था, बात सही भी है, लेकिन हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक वो कौन है? वो है कम्युनिस्ट डिक्टेटर्स। जैसे कम्युनिस्टों के अंदर, जैसे चीन में एक डिक्टेटर हुआ जिसका नाम था माओ।
इसको माओ से तुंग भी कहते हैं, और इसका एक नाम है माओ जिदांग, और क्या नाम देते हैं, माओ जिदांग। दो व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है, उसके दो नाम है। अब ये माओ से तुंग या माओ जिदांग जो व्यक्ति था, इसने अपने जीवन काल में कितने लोगों को मारा होगा? कल्पना करो, देखिए। इसने अपने जीवन काल में 7 करोड़ लोगों को मारा। कितने लोगों को मार दिया था? 7 करोड़। इसकी नीतियों के कारण 7 करोड़ लोग जो है चाइना में मारे गए। ये चाइना का डिक्टेटर है, चीन का डिक्टेटर था, और इसने जो है वो एक समय ऐसा वहां सिस्टम लेकर आया, जिस सिस्टम के अंदर इसने कहा कि देखो, हम सबको औद्योगिक रूप से विकसित होना है, तो आज से कोई भी एग्रीकल्चर नहीं करेगा, खेती नहीं करेगा, सब लोग क्या करेंगे? उद्योग लगाओ, सब उद्योग लगाओ, अपने घर घर पर स्टील की फैक्ट्रियां लगाओ। तो लोगों को सबको लगा दिया इसने उद्योग में, और डिक्टेटर था तो बात माननी पड़ेगी, तो लोग लग गए। अब उद्योग तो उनसे हुआ नहीं, क्योंकि लोगों को उद्योग लगाना आता ही नहीं है। खेती करनी आती थी, उनको लगा दिया आपने उद्योगों में, उद्योग उनको आए ही नहीं, और नहीं आए तो उद्योग तो हो गए फेल, उद्योग में कुछ हुआ नहीं। और दूसरी तरफ जो खेती कर रहे थे वो भी नहीं हुई, और उसके कारण वहां पर कोई भुखमरी, लोगों के पास में अनाज ही नहीं था, और इस अनाज में भूखे मर गए लोग बाग चाइना के अंदर, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। और जब 1-2 साल भूखे मरे, तो फिर माओ को गलती से एहसास हुई कि अरे यार, ये थोड़ी गलत हो गई। तो कहा नहीं नहीं नहीं, अब क्या करो? एग्रीकल्चर करो, फिर से एग्रीकल्चर करो, फिर से एग्रीकल्चर। तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, यार ये क्या तरीका है, तुम जो है वो कभी तो ये करते हो और कभी ये करते हो। तो जो जो विरोध कर रहे थे उन सबको इसने मार दिया। चीन के अंदर इसने 1966 1966 से लेकर 1976 1976 तक एक सांस्कृतिक क्रांति चलाई, कल्चरल रिवोल्यूशन। और उस सांस्कृतिक क्रांति में कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं हुए। सांस्कृतिक क्रांति में क्या हुआ? जो जो माओ का विरोधी था उनको पकड़ा गया और उनको मार दिया गया। जितने लोग माओ के विरोधी थे उन सबको मार दिया गया, और बहुत बड़े लेवल पर जो है लोगों की मारकाट जो है उसने मचाई। और ये मचाने वाला आदमी कौन था? ये माओ से। तो दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है स्टालिन। दूसरे नंबर पर कौन है? स्टालिन। स्टालिन जो है वो डिक्टेटर था रशिया का, यूएसएसआर हुआ करता था पहले, सोवियत रूस। तो उस सोवियत रूस का डिक्टेटर था स्टालिन। स्टालिन ने अपने जीवन काल में लगभग 2 करोड़ लोगों को मारा है। कितने लोगों को मारा इसने? 2 करोड़। और जो इससे पहले एक और डिक्टेटर था स्टालिन से पहले, लेनिन, और लेनिन ने 1 करोड़। कौन बनेगा करोड़पति? खेल रहे हैं ये। 7 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़। और इनके मुकाबले हिटलर, हिटलर का जो आंकड़ा है वो है 40 लाख। भला इंसान था ये तो। भला तो नहीं था, 40 लाख भी कोई कम नहीं होते, खूब होते, 40 लाख भी बहुत होते हैं। लेकिन उनके मुकाबले देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ कर ही नहीं पाए अपने जीवन के अंदर। असली इंस्पिरेशन तो कहां पड़ी हुई है? उधर के सारे अचीवमेंट तो सारे उनके पास में, माओ और इनके पास में। तो इसलिए वहां इतने बड़े लेवल पर जो है वो ये सब मार्केट, और ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ, कहां से बता रहा हूँ? एक बुक है जिसका नाम है ब्लैक बुक ऑन कम्युनिज्म। क्या नाम है किताब का? ब्लैक बुक ऑन कम्युनिज्म। और उस किताब के अंदर वे अलग, मतलब एक व्यक्ति ने नहीं लिखी वो किताब, कई सारे अलग अलग देशों के अलग अलग जर्नलिस्ट और वो सब मिले, और उन्होंने एक जो है वो एक ग्लोबल प्रोजेक्ट चलाया। और उस ग्लोबल प्रोजेक्ट के अंदर कि भाई कम्युनिस्टों के द्वारा जो वायलेंस किया गया, इस वायलेंस को कहीं पर तो एक जगह लिखा तो जाए। तो वहां एक जगह उस किताब के अंदर ये बातें जो है वो लिखी गई, और उस किताब के अंदर ये सारे आंकड़े जो है वो आपको मिल जाएंगे। ये सारे आंकड़े उन्होंने वहां पर दिए कि 7 करोड़ लोग जो है किसके कारण मारे गए? माओ। स्टालिन के कारण 2 करोड़, लेनिन के कारण 1 करोड़। और इतने बड़ी लेवल पे मारा, कभी इनको गिल्ट फील नहीं हुई? कभी ऐसे अपराध बोध फील नहीं हुआ यार ये अपन क्या कर रहे हैं? अपने संसार में आए, इतने लोगों को मारने के लिए आए हैं क्या? ऐसा कोई अपराध बोध फील ही नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विचारधारा जो है वो वायलेंस को जस्टिफाई करती है। विचारधारा किसको जस्टिफाई कर रही है? वायलेंस को। और ये कौन सी विचारधारा है? ये है कम्युनिज्म। कम्युनिस्ट विचारधारा जो है, उस कम्युनिस्ट विचारधारा में हिंसा, हिंसा को यहाँ पर जायज ठहराया जाता है कि भाई यहाँ पर ये माना जाता है कि हिंसा क्यों किया जा रहा है? तो ये कहते हैं कि हम हिंसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या लाना चाहते हैं? समानता लाना चाहते हैं, हम इक्वालिटी को लाना चाहते हैं, इस वजह से हिंसा की जा रही है। तो इसलिए हिंसा को जायज ठहराने का काम कहाँ पर किया जाता है? साम्यवाद में। और यहाँ पूंजीवाद में यहाँ किया जाएगा। यहाँ हिंसा का समर्थन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इनका मानना है कि हर व्यक्ति जन्म से ही स्वतंत्र है, और स्वतंत्र है तो जीवित रहने के लिए भी स्वतंत्र है।
जिंदा रहने के लिए भी स्वतंत्र है, अपने सारे कार्य करने के लिए भी स्वतंत्र है। अब अगर कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आकर एक दूसरे व्यक्ति को मार दे, तो इसका मतलब है उसकी स्वतंत्रता का हनन हो गया, उसकी जो लिबर्टी है वो लिबर्टी को वायलेशन हो गया। और लिबर्टी को वायलेशन कर रहे हो, इसका मतलब कैपिटलिज्म का जो मूल प्रिंसिपल है, उस मूल प्रिंसिपल के ये अगेंस्ट है। इस वजह से ये किसका समर्थन करते हैं? अहिंसा का, नॉन वायलेंस का समर्थन करते हैं। हालांकि कुछ देश हैं जो वैसे तो बोलने के लिए तो कहते हैं कि हम कैपिटलिस्ट हैं, लेकिन उनके द्वारा भी हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में की गई है। इसका मतलब है कि वो विचारधारा के प्रति उतने सच्चे नहीं है। विचारधारा जो है, उस विचारधारा के अंदर तो हिंसा नहीं है, लेकिन कई देशों ने अपनी राजनीतिक जो फायदे हैं, उन राजनीतिक फायदों के लिए इस प्रकार की हिंसा जो है वो की हुई है। तो यहाँ पर वायलेंस का समर्थन किया जाता है, यहाँ पर नहीं किया जाता। और क्या अंतर है इनमें? जैसे जैसे मैंने कहा, ये राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर भी इनका प्रभाव है। तो सामाजिक विचारों के अंदर जो साम्यवादी होते हैं वो धार्मिक रूप से नास्तिक होते हैं। धार्मिक रूप से क्या होते हैं? ये नास्तिक है, अथीस्ट है। साम्यवाद का जो मुख्य विचारक है वो है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स ने धर्म की जो तुलना है, वो धर्म की तुलना की है अफीम से। इससे कंपेयर किया धर्म को अफीम। अफीम जो है, उसने कहा कि रिलीजन इज एन ओपियम ऑफ मासेस। रिलीजन क्या है? ओपियम ऑफ मासेस है। एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अफीम पिलाई जा रही है। और कौन, किस नाम की अफीम है? ये धर्म नाम की अफीम जो है वो पिलाई जा रही है। कैसे, क्या है अफीम में? क्या होता है? अफीम पीते तो क्या होता है? नशा होता है। अच्छा, नशे में क्या होता है? बताओ, कोई एक्सपीरियंस है तुम्हें? नशे में क्या होता है? तो ये कहता है कि नशे के अंदर, इसका ये कहना है कि भाई अफीम जब पीता है तो व्यक्ति एक तो इस दुनिया के दुख दर्द भूल जाता है, और कहाँ चला जाता है? किसी दूसरी दुनिया के अंदर चला जाता है। तो इसका कहना था मार्क्स का कि धर्म के जब व्यक्ति आगोश में आता है तो भी ऐसा ही होता है कि जब भी व्यक्ति को भाई इस दुनिया के अंदर उसके कोई दुख दर्द है, तो धर्म के जैसे पास में जाएगा तो वो इन सब चीजों को भूल जाएगा और किसके बारे में सोचने लगेगा? एक दूसरी दुनिया के बारे में। हर धर्म के अंदर एक दूसरी दुनिया की कल्पना है। कहीं पर कहा जाएगा कोई स्वर्ग है, कहीं पर कहा जाएगा कोई जन्नत है, कहीं पर कहा जाएगा कोई हेवन है। और क्या वहां पर स्वर्ग के अंदर जो है वो मतलब घी की नदियां बह रही है, वहां पर दूध की नदियां बह रही है, और यहाँ पे घर पे पीने के लिए पानी नहीं है। वहां वहां पर साहब, वहां नदियां बह रही है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि वहां दूसरी दुनिया के बारे में जो है ज्यादा बातें की जाती है। वर्तमान जीवन के अंदर जो व्यक्ति ज्यादा नहीं जीता। तो ऐसा ही जैसा अफीम में होता है, वैसा ही काम पर हो रहा है धर्म में। और इसने कहा कि फिर धर्म के अंदर जो है पाखंड बहुत ज्यादा है, पाखंडी है। उतना जिस प्रकार की बातें खुद करते हैं, जिस प्रकार के प्रवचन देते हैं, वैसा उनका खुद का जीवन जो है उतना अच्छा नहीं होता। तो इस प्रकार की बातें कौन करता है? ये साम्यवाद। और साम्यवाद इसलिए धार्मिक रूप से क्या है? नास्तिक। पूंजीवाद क्या है? आस्तिक नहीं है। पूंजीवाद कहता है कि भाई धर्म को मानना है, नहीं मानना, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। धर्म को मानो या मत मानो, ये किस पर डिपेंड करता है? क्यों? व्यक्ति स्वतंत्र है। और जब व्यक्ति स्वतंत्र है तो वो धर्म को माने तो मान सही, और नहीं माने तो भी सही। अगर उसको सही लगता है कि नहीं भगवान होते हैं, हाँ ठीक है होते हैं। उसको लगता है कि नहीं होते, हाँ ठीक है नहीं होते। उसको लगता है कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते, तो ये भी ठीक है। कि एग्जाम में पास में आता है तो होते हैं, बाकी जब नहीं होता तब नहीं होते हैं। तो ऐसा मानना है तो ऐसा मान लो, जैसा सही लगे व्यक्ति वैसा मान सकते हैं। हालांकि ये इनकी बातों पर उतना विश्वास नहीं करते। जैसे इन्होंने कहा कि भाई कि धर्म जो है व्यक्ति अफीम है, तो इन्होंने कहा अफीम अफीम जैसी वाली बात जो है कुछ भी नहीं है। कि हाँ, ये बात जरूर है कि भाई कुछ हद तक ऐसी बातें सही हो सकती है कि भाई धर्म के अंदर जैसे पाखंड है, तो इनका कहना है कि भाई हाँ धर्म में पाखंड है, ये बात तो सत्य है। लेकिन पाखंड तो कौन सी व्यवस्था में नहीं है? लगभग लगभग सभी व्यवस्थाओं में है। और लेकिन आप ये कहो कि पाखंड है, पर सिर्फ पाखंड है, ये बात जो जमती नहीं। हाँ ठीक है, ये बात तो मान लिया कि हाँ यहाँ पर ये पाखंड है, यहाँ पर ये कमियां जो है वो है, लेकिन सिर्फ यही कमियां है, यही चीज है, ये बात जो है उतनी सत्य नहीं। और फिर दूसरी बात कि भाई जैसे व्यक्ति की भाई इस दुनिया के दुख दर्द भूल जाता है और कहां पर सोचने लगता है? एक दूसरी दुनिया के बारे में। ऐसा कुछ हद तक सही है। कुछ हद तक लोग जो है किसके बारे में विचार करते हैं? वो स्वर्ग के बारे में, इन सब चीजों के बारे में विचार करते हैं। लेकिन हर आदमी जो है जब भी धर्म के बारे में सोच रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग के बारे में, इनके बारे में विचार कर रहा हो, ऐसा नहीं है। धर्म जो है वो इतना भी इस प्रकार की विचारधाराएं भी वहां पर नहीं है। बहुत सारी जगहों पर धर्म जो है वो इस जीवन के अंदर भी बहुत कठोर जीवन, या इस जीवन के अंदर भी अलग प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूतियों की बात जो है वो भी करता है। और वो बातें करता है, तो इसका मतलब आप ये जो बात बता रहे हैं वो एक सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। सत्य का जो है एक स्वरूप है, उसका पूर्ण सत्य जो है वो नहीं। तो ये कहते हैं कि धर्म जो है वो किस प्रकार के विषय है? एक
व्यक्तिगत आस्था, व्यक्तिगत आस्था का विषय, इंडिविजुअल बिलीफ। फिर उसके बाद में और भी कुछ चीजों के अंदर इन दोनों की असहमतियां जो है वो है, साम्यवाद और पूंजीवाद के अंदर। जैसे समाज, समाज कैसा है? साम्यवादियों का कहना है ये जो समाज है उस समाज को बांटते हैं वर्ग में। इनका मानना है कि समाज कितने क्या किस में बटा हुआ है? वर्ग, क्लासेस। और ये जो वर्ग है इन वर्गों के बीच चल रहा है वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। जैसे मुख्य विचारधारा थी उसमें तो कहा कि भाई समाज जो है दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग तो है पूंजीपति वर्ग, एक तो पूंजीपति वर्ग है, कैपिटलिस्ट क्लास है। कैपिटलिस्ट क्लास तो वो है जो भी फैक्ट्रियों वगैरह के मालिक हैं वो सब तो क्या है? पूंजीपति वर्ग है। और दूसरा उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर है, जो मजदूर है वो लेबर क्लास है। तो उनका एक तो लेबर क्लास है और एक ये कैपिटलिस्ट क्लास है। ये दो प्रकार की क्लास है। समाज जो है इन दो वर्गों में बटा हुआ है और इन दोनों वर्गों के बीच में आपस में चल रहा है संघर्ष। इन दोनों में क्या चलता जाता है? संघर्ष जो है वो चलता जाता है। तो यानी ये किसकी अवधारणा देते हैं? क्लास स्ट्रगल की अवधारणा देता है। कौन देता है क्लास स्ट्रगल की अवधारणा? साम्यवाद। साम्यवाद जो है वो क्लास स्ट्रगल के अंदर बिलीव करता है कि वर्ग है और वर्गों के बीच में संघर्ष। जबकि पूंजीवाद ये कहता है कि हाँ ठीक है वर्ग है और वर्गों के बीच में संघर्ष हो रहा है, लेकिन सिर्फ संघर्ष हो रहा है ये बात भी सही नहीं है कि भाई दो वर्ग है दो हमेशा लड़ते ही जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। समाज की रियलिटी ऐसी भी नहीं होती, लोग लड़ते हैं पर लोग वक्त साथ में भी रहते हैं। कि अगर पूंजीपति और लेबर है वो कभी कभी स्ट्राइक हो जाती है, कभी कभी हड़ताल हो जाती है, तो आपस में उनका झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन कई बार जो है वो साथ में भी काम करते हैं और साथ में काम करते हैं तभी कोई काम चल पाता है। तो समाज की रियलिटी जो है वो इस प्रकार की रियलिटी भी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं वर्ग संघर्ष के साथ साथ वर्ग सहयोग, क्लास स्ट्रगल along with क्लास कॉपरेशन, कॉपरेशन along with क्लास स्ट्रगल। ठीक है, ये भी लिख दो, ये बातें और लिख दो। कहां तक लिख लिया था पढ़ने? संसाधनों पर। फिर लिखो पूंजीवाद में लिखो लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम। लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम। और साम्यवाद में तानाशाही शासन, डिक्टेटरशिप। साम्यवाद में लिख दो तानाशाही शासन, डिक्टेटरशिप। फिर वापस पूंजीवाद में लिखो, पूंजीवाद में अहिंसा का समर्थन, दे सपोर्ट नॉन वायलेंस, अहिंसा का समर्थन। कैपिटलिज्म में लिखो दे सपोर्ट नॉन वायलेंस, और कम्युनिज्म में लिखो दे सपोर्ट वायलेंस। कम्युनिज्म में लिख दो दे सपोर्ट वायलेंस, हिंसा का समर्थन। फिर वापस साम्यवाद में लिखो, देखो वापस, और साम्यवाद में कम्युनिज्म के अंदर धार्मिक रूप से नास्तिक, रिलीजियसली अथीस्ट, धार्मिक रूप से नास्तिक। कम्युनिज्म में लिखना ही है ना, धार्मिक रूप से नास्तिक, रिलीजियसली अथीस्ट। धर्म की तुलना अफीम से की गई है, रिलीजन इज कंपेयर्ड टू ओपियम। धर्म की तुलना अफीम से की गई है, धार्मिक रूप से नास्तिक, और धर्म की तुलना अफीम से की गई है, रिलीजन इज कंपेयर्ड टू ओपियम। धर्म की तुलना अफीम से की गई है, रिलीजन इज कंपेयर्ड टू ओपियम। ठीक है। फिर और पूंजीवाद में धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, रिलीजन इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअल बिलीफ। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, रिलीजन इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअल बिलीफ। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है,
रिलीजन इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअल बिलीफ। फिर वापस साम्यवाद में, वर्ग संघर्ष की अवधारणा को मानते हैं। दे एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। वर्ग संघर्ष की अवधारणा को मानते हैं। दे एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। वर्ग संघर्ष की अवधारणा को मानते हैं। दे एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। और पूंजीवाद में, वर्ग संघर्ष के साथ साथ वर्ग सहयोग, क्लास कॉपरेशन अलॉन्ग विद क्लास स्ट्रगल। वर्ग संघर्ष के साथ साथ वर्ग सहयोग, क्लास कॉपरेशन अलॉन्ग विद क्लास स्ट्रगल। वर्ग संघर्ष के साथ साथ वर्ग सहयोग। इसके अलावा ये जो पूंजीवाद होता है, ये पूंजीवाद अधिक बल देता है अधिकारों पर। इसका मेन जो एम्फेसिस है वो किस चीज पर है? अधिकारों पर, राइट्स। और इनका साम्यवादियों का अधिक जो बल होता है वो होता है कर्तव्य पर, ड्यूटी। ये भी लिख दो एक और लाइन। पूंजीवाद में लिखो अधिकारों पर बल, एम्फेसिस ऑन राइट्स। पूंजीवाद में लिखो अधिकारों पर बल, एम्फेसिस ऑन राइट्स। और साम्यवाद में कर्तव्यों पर बल, एम्फेसिस ऑन ड्यूटीज। एम्फेसिस ऑन ड्यूटीज, कर्तव्यों पर बल। एक तरफ तो है अधिकार और एक तरफ है कर्तव्य। क्या होते हैं अधिकार और क्या होते हैं कर्तव्य? अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं? देखो, ये अधिकार और कर्तव्य आते हैं व्यक्ति, एक तरफ तो होता है व्यक्ति, इंडिविजुअल, और व्यक्तियों से मिलकर बना होता है समाज, सोसाइटी। यहां पर प्रश्न ये बनता है कि व्यक्ति और जो समाज है इसके बीच में क्या संबंध होना चाहिए? व्यक्ति और समाज के बीच में क्या संबंध हो, किस प्रकार के संबंध जो है वो रहे? तो ये जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? वो समाज से मांग करता है, और व्यक्ति समाज से मांग करता है कि मुझे कुछ अधिकार दिए जाए। तो अधिकार क्या है? अधिकार कौन मांग करता है? व्यक्ति मांग करता है। किससे मांग करता है? समाज से। जैसे क्या अधिकार है? मान लो आपका क्या अधिकार है, बताओ, देखो कोई अधिकार तुम्हें पता हो? शिक्षा का अधिकार। तो ये शिक्षा का अधिकार किससे मांगा जा रहा है? शिक्षा कौन दे? समाज। समाज के अंदर जो है वो कोई व्यक्ति शिक्षा लेना चाहता है तो उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए। कोई पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाई से वंचित मत करो। जीवन जीने का अधिकार है हर व्यक्ति को। किसका अधिकार है? जीवन जीने का अधिकार है। तो ये जीवन जीने का अधिकार कौन छीन रहा है? समाज के बाकी लोग। कोई दूसरा व्यक्ति होगा, हो सकता है कि वो आपको जीवन को जो नुकसान पहुंचा दे, तो उससे अपन कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे का जीवन नहीं छीनेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि मेरे अंदर कोई विचार है तो मैं उस विचार को अभिव्यक्त कर सकूं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अधिकार किससे मांगा जा रहा है? समाज से मांगा जा रहा है। ये अधिकार किससे मांगा जाता है? समाज से। तो अधिकार जो होते हैं वो व्यक्ति डिमांड करता है, और किससे डिमांड करता है? वो समाज से। जैसे मान लो कि आप अपने परिवार से डिमांड कर रहे हो कि साहब हमें पढ़ाओ, अभी कहा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किससे मांग रहे हो? फैमिली वालों से। चलो देखो हमें RAS की तैयारी करना, देखो भरो, देखो फीस। तो अब ये अधिकार किससे मांगा? फैमिली से, पिताजी से, जो भी घर के अंदर लोग हैं उनसे कहा कि लो मेरी फीस भरो। क्यों? क्योंकि मेरा अधिकार है। अधिकार पूर्वक आपने कहा ये तो मेरा अधिकार है, भरनी पड़ेगी आपको। तो व्यक्ति किससे अधिकार मांगता है? समाज से। अब अपन ने तो मांग लिया, समाज से जो मांगते हैं वो तो होता है अधिकार, और समाज व्यक्ति से जो मांगता है वो होते हैं कर्तव्य। परिवार तो भर देगा फीस, फिर परिवार कहेगा लो अब मैं जो कहूँ वो भी करो तुम। अब तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, और तुम्हें जो करना पड़ेगा वो क्या है? वो है ड्यूटी। हम राष्ट्र से, देश से मांग करते हैं कि देश हमें ये अधिकार दे, देश हमें वो अधिकार दे। तो देश हमें अधिकार दे, ये तो बात ठीक है, लेकिन फिर देश भी आपको कहेगा कि आपको भी कुछ चीजें करनी पड़ेगी। आप सुप्रीम कोर्ट से कुछ मांगोगे, अधिकार मांगोगे, तो देखो हमारे अधिकार है पूरे करो, या हमें, हम आगे हैं, लो हमें पढ़ाओ, लो हमारे जो है टी शर्ट दो, लो हमें जो है वो थोड़ा इधर उधर भंडारा वंडारा करो। ये क्या है? तुम्हारे अधिकार है। अधिकार तो ठीक है, तो मांग लो, हम पूरे भी कर देंगे, लेकिन फिर हम क्या मांगेंगे?
कर्तव्य, फिर तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य याद दिलाई देंगे कि तुम्हें तुम्हारी ड्यूटीज भी है और उन ड्यूटीज को फुलफिल करना पड़ेगा। तो ड्यूटी जो है वो कौन डिमांड करता है? सोसाइटी डिमांड करती है। किससे डिमांड करती है? इंडिविजुअल से। और इंडिविजुअल सोसाइटी से जो डिमांड करता है वो क्या होता है? अधिकार। हालांकि समाज के अंदर इन दोनों के बीच होना चाहिए संतुलन, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस। कि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ अधिकारी अधिकारों पर बल दिया गया है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कर्तव्य कर्तव्यों पर बल दिया गया है। तो इन दोनों पर संतुलन होना चाहिए। पर इन दोनों विचारधाराओं की अगर बात करें तो इन दोनों विचारधाराओं में ऐसा संतुलन नहीं है। पूंजीवाद जो है वो किसकी ओर झुका हुआ है? वो तो अधिकारों की ओर झुका हुआ है, वो तो राइट्स की ओर झुका हुआ है। और कर्तव्य की ओर कौन झुका हुआ है? साम्यवाद। इसलिए भारत का जो संविधान है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बाद में तुम पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें भारत के संविधान के बारे में पढ़ोगे। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हमारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। सुना है इसके बारे में? मूल अधिकार के बारे में तो संविधान में लिखे हुए हैं। ये जो संविधान में मूल अधिकार लिखे हुए हैं, ये हमने कहां से लिए हैं? किस देश से लिए? किस देश के संविधान से लिए? अमेरिका के संविधान से लिए। कहां से संविधान से लिए हैं? अमेरिका के संविधान के अंदर वहां के लोगों ने सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात की। और जब उन्होंने बात की तो हमने कहा कि यार जब उनके देश में फंडामेंटल राइट है तो हमारे भी देश के अंदर क्या होने चाहिए? फंडामेंटल राइट। तो ये फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार हमने किस देश से लिए? अमेरिका से। और अमेरिका कैसा देश है? पूंजीवादी। कैसा देश है? पूंजीवादी। कैपिटलिस्ट देश है। और कैपिटलिस्ट देश है तो कैपिटलिस्ट देश किसकी बातें करेगा? अधिकारों की बात। फिर शुरुआत में तो हमारे संविधान के अंदर सिर्फ ये अधिकारी थे, मूल अधिकारी थे, कर्तव्य नहीं थे। लेकिन बाद में क्या जोड़ दिए गए? मूल कर्तव्य भी जोड़ दिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से लिए? रूस से। मतलब वर्तमान का रूस, उस समय का यूएसएसआर। उस समय का क्या था वो? यूएसएसआर। और यूएसएसआर कैसा देश था? साम्यवादी। कैसा देश था वो? साम्यवादी कम्युनिस्ट देश था। तो कम्युनिज्म की जो है उसके अंदर बात होती है किसकी? कर्तव्य की। ठीक है, तो इसमें कर्तव्य और ये क्या होता है? अधिकार। फिर इसका जो मुख्य थिंकर है, अगर अपन मुख्य थिंकर की बात करें तो कम्युनिज्म का मुख्य थिंकर कौन है? कम्युनिज्म का मुख्य थिंकर कौन है? कार्ल मार्क्स। कौन सा व्यक्ति है? कार्ल मार्क्स। कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म में जो मेन थिंकर है वो कौन है? ये डैडी वाले बाबा, इनका क्या नाम है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मनी का एक थिंकर था। और उसने, वो पहले जर्मनी में रहा, उसके बाद वो फ्रांस चला गया, फिर फ्रांस से वो इंग्लैंड गया। और जब इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड जाकर उसने देखा, उस समय इंग्लैंड में चल रही थी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था। मतलब नए नए उद्योग लगे ही थे वहां पे। और जब नए नए उद्योग लगे थे तो उस समय वहां पर जो मजदूर वर्ग था उनकी हालत वाकई में बहुत खराब थी। शुरुआत में जो है मजदूर वर्ग की स्थितियां बहुत खराब थी। और उन स्थितियों को देखा किसने? कार्ल मार्क्स ने। और मार्क्स ने फिर अपनी किताब और उसकी जो सारी चीजें, जो वो ये जितनी विचारधारा है नहीं कम्युनिज्म वाली, ये सारी विचारधारा किसने लिखी? मार्क्स ने। तो इसका कम्युनिज्म का मुख्य थिंकर है कार्ल मार्क्स। इसका एक दोस्त हुआ करता था, ये था जिसका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। तो फ्रेडरिक, हालांकि ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं अपने लिए। अपने लिए कौन इंपॉर्टेंट है मुख्य आदमी? कार्ल मार्क्स। तो ये तो किसका विचारक है? साम्यवाद। और इसने किताब लिखी थी। कार्ल मार्क्स की प्रमुख किताब का नाम बताओ देखें, इसको याद है? कार्ल मार्क्स की प्रमुख किताब का नाम याद नहीं है तुम्हें? दास कैपिटल। दास कैपिटल का नाम सुना है? नहीं सुना है? और एक और किताब है दास कैपिटल के अलावा भी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कौन सी किताब है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो दो किताबें जो है महत्वपूर्ण किताबें लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। एक तो कौन सी लिखी थी? दास कैपिटल। और दूसरी कौन सी लिखी थी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये दोनों किताबें जो है वो इसकी है। और पूंजीवाद का जो मुख्य थिंकर है वो कौन है? वो है एडम स्मिथ। कैपिटलिज्म का मेन थिंकर कौन है? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ की मुख्य किताब का क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। कौन सी किताब है? द वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की किताब लिखी थी एडम स्मिथ ने। लिखो देखिए, साम्यवाद में लिखो, मुख्य विचारक, मेन थिंकर, मुख्य विचारक, मेन थिंकर। कार्ल मार्क्स। मुख्य विचारक है कार्ल मार्क्स। और इसकी बुक, पुस्तक, तो दास कैपिटल, दास कैपिटल। और दूसरी है कम्युनिस्ट
मैनिफेस्टो। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दो मुख्य किताबें जो है वो इसलिए। और पूंजीवाद में मुख्य थिंकर कौन है? पहले ये लिख लो फिर देखते हैं। पूंजीवाद का मुख्य विचारक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ की मुख्य किताब कौन सी है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। एडम स्मिथ के लिए और दूसरा नाम क्या है इसके, इसको कौन सा उपाधि है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। तो ये दो विचारधाराएं हैं, एक तो कौन सी है? कम्युनिज्म, और दूसरी कौन सी है? कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। अब हालांकि अब ये तो विचारधारा है, थ्योरेटिकल बात है। व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली दुनिया में ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जो कि पूर्ण रूप से कैपिटलिस्ट हो या पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट हो। पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट और पूर्ण रूप से कैपिटलिस्ट नाम की अर्थव्यवस्था इस संसार के अंदर कोई भी नहीं। सब जगहों पर इन दोनों का मिक्सचर है, लेकिन कुछ जगहों पर मिक्सचर पूंजीवाद की ओर झुका हुआ है और कुछ जगहों पर मिक्सचर साम्यवाद की ओर झुका हुआ है। कुछ जगह बहुत ज्यादा साम्यवाद की ओर झुका हुआ है, तब तो उन देशों को ही कह देते हैं कि ये कम्युनिस्ट देश है। और जहां पर बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म की तरफ झुका हुआ है तो उन देशों को कह देते हैं अपन कैपिटलिस्ट देश है। ठीक है, तो जो झुकाव है वो किसकी तरफ है? कुछ का तो है कम्युनिज्म की तरफ और कुछ का है कैपिटलिज्म की तरफ। अब कम्युनिज्म वैसे देखा जाए अगर पहली बार कौन से देश में अपनाया गया था? पहली बार किस देश के अंदर साम्यवाद को अपनाया गया? तो साम्यवाद जो है वो पहली बार अपनाया गया था, वो था रूस में। कौन से देश में? रूस में, रशिया के अंदर। रशिया में कब अपनाया गया? 1917, 1917। देखो 1917 में जब उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कौन सी गतिविधि चल रही थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 में और 1918 तक चला था। अब ये जो 1914 से 1918 तक यूरोप के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी के अंदर रशिया भी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा था। और रशिया की हालत क्या, थोड़ी ज्यादा खराब हो गई। ज्यादा खराब हुई तो रशिया के अंदर जो लोग थे उन लोगों ने अपनी ही वहां के जो राजतंत्र था उस राजतंत्र के विरुद्ध कर दिया विद्रोह। और विद्रोह करने के बाद या क्रांति करने के बाद में राजतंत्र जो है उसको वहां से समाप्त कर दिया गया। और राजतंत्र को समाप्त करके वहां पर एक साम्यवादी तानाशाही स्थापित कर दी गई। इसकी स्थापना कर दी गई, एक कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप जो है, कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप की साम्यवादी तानाशाही की स्थापना कर दी गई। इस घटना को, ये घटना घटी थी 1917 में, और इस घटना को हम कहते हैं बॉल्शेविक क्रांति। क्या नाम देते हैं? बॉल्शेविक क्रांति, बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन। तो बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917 के अंदर, 1917 में। क्या हुआ था इस रिवॉल्यूशन के अंदर? उस समय की जो मोनार्की थी, उस समय का जो राजतंत्र था, उस मोनार्की को खत्म कर दिया और राजतंत्र को खत्म करके क्या स्थापित कर दी गई? साम्यवादी तानाशाही। और ये किसके नेतृत्व में हुआ? लेनिन। किसके नेतृत्व में हुआ था? लेनिन। उस समय का जो जो नया डिक्टेटर बना, वो डिक्टेटर कौन बना था? लेनिन। व्लादिमीर लेनिन नाम का आदमी जो है वो ये हुआ करता। ये है, ये नहीं आदमी, ये इसका क्या नाम है? व्लादिमीर लेनिन। और लेनिन के नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप है वो पहली बार स्थापित की गई थी। वो कहाँ की गई थी? रशिया के अंदर। कौन से देश के अंदर की गई? रूस जो है, रूस के अंदर कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप स्थापित की गई। मतलब जो साम्यवादी बातें हैं, कम्युनिस्ट फिलोसफी की जो बातें हैं, वो उससे पहले सिर्फ किताबों में थी। उससे पहले भाई कार्ल मार्क्स था, कार्ल मार्क्स ने किताबें लिख दी, दो किताबें लिख दी बड़ी, एक तो दास कैपिटल लिख दी और दूसरी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और उसके अंदर उसने अपनी सारी विचारधारा लिख दी। अब विचारधारा अभी तक तो पढ़ी है सिर्फ किताबों में, लोग पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं, बस यही है। लेकिन किसी भी देश में अपनाया नहीं गया था। पहली बार जिस देश के अंदर साम्यवादी विचारधारा को अपनाया गया, तो वो कहाँ अपनाया गया था? रशिया के अंदर। तो रूस जो है वो तो डिक्टेटरशिप के अंदर आ गया और वहां पर ये कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप हो गई। फिर रूस के आसपास के जो देश थे या आसपास के जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को कहा कि भाई आपके यहाँ पर भी कम्युनिज्म, जो उस कम्युनिज्म को अपनाओ, और अपनाकर हम जो है सब मिला लेते हैं एक संघ। सब एक साथ मिल जाते हैं और सब साथ मिलकर क्या बना लेते हैं? एक संघ। और उस संघ को नाम दिया गया यूएसएसआर 1922 में। कब बनाया गया ये? 1922 में। किसकी स्थापना की गई? यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या है?
यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो ये यूएसएसआर की स्थापना हुई थी कब? 1922 के अंदर। मतलब यहां पर सोवियतें क्या है, जैसे अपने यहाँ पर भारत है, भारत किस में बटा हुआ है? राज्यों में। इंडिया भारत देश है और भारत देश के अंदर क्या है? राज्य। वैसे ही ये जो यूएसएसआर है वो बटा हुआ था सोवियतों में। मतलब रशिया भी अपने आप में एक सोवियत थी। आज का जो यूक्रेन है वो भी एक सोवियत हुआ करती थी। आज का जो आर्मेनिया है, अजरबैजान है, ये भी कुछ सोवियतें हुआ करती थी। तो इस तरीके से कई सारी सोवियतें जो है वो सब मिली और मिलाकर उनका क्या बना दिया गया? एक संघ, यूनियन। और उस संघ को नाम दिया गया यूएसएसआर, या उसको शॉर्ट फॉर्म में या बोलचाल की भाषा में कह देते हैं सोवियत रूस, या सोवियत संघ भी कहते हैं। किसका नाम देते हैं उसको? सोवियत संघ। ठीक है, तो यूएसएसआर जो इसकी स्थापना कब हुई? 1922 में। उसके बाद में इसकी लेनिन की हो गई मृत्यु। लेनिन की मृत्यु होने के बाद में वहां का डिक्टेटर बना स्टालिन। नया डिक्टेटर कौन बन गया था? स्टालिन जो है, स्टालिन वहां का नया डिक्टेटर बना। ये इसके साथ बैठा है नहीं, ये आदमी कौन है? स्टालिन। ये इसका चेला हुआ करता था। इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु होने के बाद में नया डिक्टेटर बन गया स्टालिन। और फिर इसने काफी दिनों तक जो है इसके द्वारा डिक्टेटरशिप वहां पर चलाई गई। अब जब लेनिन आया, कम्युनिज्म को पहली बार इसने अपनाया, तो कम्युनिज्म को अपनाते ही इसको ये बात तो रियलाइज हो गई कि ये जो मार्क्स ने जो बातें बताई है, जो वहां पर किताब के अंदर जितनी बातें लिखी है, वो किताब में ही पढ़ने में ठीक है। प्रैक्टिकली उसको जब लागू करोगे तो वो इतनी सही जो है लागू नहीं होती। तो यहाँ पर मुख्य बात क्या है? मार्क्स ने क्या बात कही थी? मार्क्स ने कहा कि भाई समानता लेकर आनी है। और समानता कैसे लेकर आनी है? तो निजी संपत्ति को कर दो समाप्त। जो भी संपत्ति है वो सब किसकी होगी? सरकार की। तो सब चीज सरकार ले लेगी और सरकार फिर लोगों के बीच में बराबर बराबर चीजें बांट देगी। जो भी संसाधन है उन संसाधनों का वितरण कैसे होगा? बराबर बराबर। अब इस बराबर बराबर वितरण के कारण हुआ क्या? जैसे मान लो कि 3 लोग हैं, ए, बी और सी, ये 3 किसान हैं। और अब इनकी जो जमीन है वो खुद की नहीं रही, वो सब किसकी हो गई? सरकार की। और सरकार ने कहा ये जमीन भी हमारी है, अब तुम, जमीन तो हमारी है, अब तुम इसके ऊपर करो काम। और जो भी उत्पादन होगा, जो प्रोडक्शन होगा, वो सब प्रोडक्शन भी किसका होगा? सरकार का। अब इसलिए इस व्यक्ति ने मान लो कि 9 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया, मान लो सपोज। और इस आदमी ने जो है वो 3 क्विंटल का किया और इस आदमी ने 0। अब ये टोटल उत्पादन किसके पास जाएगा? सरकार के पास। तो सरकार के पास चला गया 12। अब सरकार क्या करेगी? बराबर बराबर बांट देगी। बराबर बराबर इसके हाथ में आएगा 3, मतलब 4, इसके हाथ में 4 और इसके हाथ में आएगा 4। जैसे इस आदमी को 4 दोगे तो इसके तो पाँव के से नीचे जमीन खिसक जाएगी। अगर ये क्या हुआ? अपने मेहनत की थी 9 की और अपने हाथ में क्या आया है? 4 ही आया है। ये क्या हुआ? ये तो यार, ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। और जैसे ही बहुत गलत करेगा तो वहां है डिक्टेटर, तो ज्यादा गलत आप बोल नहीं सकते हो, तो वो दबा दी जाएगी बात। इस आदमी को लगेगा नहीं नहीं, सिस्टम बहुत सही है, सिस्टम तो यही होना चाहिए, यही तो है व्यवस्था, मैंने 3 का काम किया और मुझे मिल क्या रहा है 4। इसने कहा अरे ये तो स्वर्ग है, एक सिस्टम नहीं है, यही है स्वर्ग, इसी को कहते हैं। इसलिए असली तो चीज होती है साम्यवाद ही है। तो ये कहेगा यही तो है, अब आया मजा। इसको 4 4 और दिक्कत किसको हो रही है? सिर्फ एक आदमी को। अब फिर क्या होगा? फिर जैसे ही इसके ऐसा पता लगेगा कि यार अपन को जितना मिला था उससे अपन को, जितना अपन ने मेहनत की उससे कम मिला है, और मेहनत से जब कम मिलेगा तो व्यक्ति मेहनत करना और कम कर देगा। तो भाई अब मैं और क्यों मेहनत करूं, जब मेरे को इतना मिल ही नहीं रहा तो मैं मेहनत क्यों करूं? तो ये क्या करेगा? अपनी मेहनत को कम कर देगा। इस बार इसने 6 क्विंटल का उत्पादन किया। इसने कहा कि नहीं नहीं, अपने तो वही सिस्टम सही है, और ये भी कह रहा वही सिस्टम सही है। अब उत्पादन कितना हुआ है? 9 का। अब डिवीजन 3 3 3। इसको अभी भी दुख है कि क्या यार, ये सिस्टम तो अभी भी खराब है, कुछ अच्छा नहीं हुआ। ये कह रहा है नहीं वैसे तो फेयर ही है, जितना काम किया उतना मिल गया, और तो क्या है। ये कह रहा है अरे फेयर कहाँ, ये तो बहुत बढ़िया है, ये सिस्टम जो है वो भी मौज में। फिर क्या करेगा ये आदमी? अपने उत्पादन को और कम कर देगा, और कम करके मान लो इसने कर दिया 2 क्विंटल का कर दिया मान लो, और इसने कर रखा है 3 और इसने 0। अब टोटल उत्पादन 6। अब 6 का जो डिवीजन होगा, 5 हुआ है तो कम कर दो, तो डिवीजन करने लायक कर दो। अपने हाथ में यह भी था, 6 हो गया। अब क्या आएगा? 2 2 और 2। इसने 3 का काम किया, 2 ही मिला। इसने भी 3 का काम किया और 2। इसकी जिंदगी में पहली बार क्या लगा है? झटका। यार ये क्या हुआ? ये तो अन्याय है।
ये कहेगा इतने दिन मेरे साथ हो रहा था, अब तेरे साथ भी हो रहा है। और ये कहेगा ना ना, सिस्टम अभी भी अच्छा है, सही है, सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं। फिर क्या करेंगे, ये अपने उत्पादन को और कम कर देंगे। अब मान लो कि ये 1 क्विंटल का उत्पादन करे, ये 2 का कर दे, और ये 0, टोटल उत्पादन हुआ 3, 1 1 और 1 का डिवीजन होगा। इसको अब पहली बार जिंदगी में लग रहा है नहीं सिस्टम फेयर है, मैंने 1 का काम किया था, मुझे मिला कितना 1। इसको लेकर ना ना अन्याय है, और ये कहेगा ना ना सब मौज में है। फिर क्या होगा, उत्पादन और कम कर देंगे, क्योंकि उत्पादन करने का कोई वो जो इंसेंटिव है वो तो है नहीं। इसको लगेगा यार अपने भी 0 करो, अपन भी जो है उसके जैसे अच्छा फील करते हैं, देखे ये भी 0, ये कर रहा है 1 क्विंटल का उत्पादन, ये कर रहा है 0, 1/3। अब क्या आएगा, 1/3 1/3 और 1/3, इतने हाथों आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, चीजें और कम होती गई। तो अब इसको अच्छा तो लग रहा है क्या, देखो मैंने कुछ नहीं काम किया पर मेरे को कुछ मिला, इसको भी लग रहा है मैंने कुछ काम किया, पर इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई जमाने में अपन को जो चीजें मिलती थी वो 4 क्विंटल मिलता था कोई जमाने में, और अब कितना मिल रहा है, मात्र 1/3। इसका मतलब उत्पादन धीरे धीरे क्या होने लग गया है, कम। और उत्पादन धीरे धीरे कम हो गया तो लोगों के बीच में जो वितरण करोगे वो भी कम ही आएगा। तो कम्युनिज्म का जो एक नकारात्मक प्रभाव हुआ वो ये हुआ, कम्युनिस्ट जिन जिन देशों ने कम्युनिज्म को अपनाया उन देशों में ये हुआ कि वहां असमानता तो आ गई, लेकिन वो समानता कैसी थी, उसमें सभी लोग समान रूप से गरीब थे। कैसी समानता है, सभी लोग समान रूप से गरीब है। तो भाई किसी से पूछो कि भाई तुम्हारे पास में घर है क्या, नहीं है मेरे पास में घर नहीं, अरे मेरे पास भी नहीं, बात देखो अपन दोनों क्या है, समान। तेरे पास कार है क्या, नहीं मेरे पास नहीं, मेरे पास भी नहीं। खाना है क्या तेरे पास, रोटी है क्या, मेरे पास भी नहीं है, अपन दोनों समान है। तो ये समानता कैसी है, ऐसी समानता है जिसके अंदर सभी लोग क्या है, एक रूप से गरीब है। इसलिए कम्युनिस्ट देशों के अंदर गरीबी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, जहां जहां पर कम्युनिस्ट या समाजवादी जो नीतियां अपनाई गई उनके कारण गरीबी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती गई। जबकि दिखने में ये ऐसा दिखता है, दिखने के अंदर ऐसा दिखता है कि नहीं सरकार तो सबके बीच में बराबर बराबर बांट रही है, लेकिन सरकार के पास जो बांटने के लिए जो चीज है वही कम है, और वही कम होगा तो फिर और भी स्थितियां जो है खराब होगी। लेकिन अब ऐसी स्थिति जो है वो जब हुई लेनिन के जो काल में ही होगी थी, जैसे लेनिन आया और लेनिन ने आते ही जब कम्युनिस्ट पॉलिसीज को लागू किया तो लागू करते ही एकदम से प्रोडक्शन जो है बिल्कुल गिर गया। और प्रोडक्शन गिर गया तो लेनिन को लगा कि यार ये तो फिर तो काम ही नहीं चला सकता, इस तरीके से तो सरकार ही चलाई नहीं जा सकती। तो लेनिन ने कहा कि भाई अपन है डिक्टेटर, और डिक्टेटर है तो ये लोग काम कैसे नहीं कर रहे, इनको ठोक ठोक के कराओ इनसे काम। ये आदमी जो है ये काम क्यों नहीं कर रहा, तो इसको ठोक ठोक के कराओ इससे काम। तो इनको सबको किया कि आपको जोर लगा के फोर्सफुली जो आपको काम करना पड़ेगा। फोर्सफुली जब किसी से व्यक्ति से काम करवाया जाता है तो व्यक्ति कितना काम करता है, वो उतना ही काम करता है। जहां जहां पर उसको ये लगता है कि मान लो को बाहर से मार पड़ रही है तो व्यक्ति उतना ही काम करेगा जितने में उसको मार ना पड़े, उससे ज्यादा काम जो है करने की कोई काम नहीं होगा। भाई जैसे मान लो अगर आपको ये कहा जाए कि आप पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो डंडे पड़ेंगे, तो आप पूछोगे अच्छा तो कितना पढ़ने के नीचे डंडे पड़ेंगे, दिन के 4 घंटे पढ़ो, अगर इससे नीचे कम हुए, 4 से कम अगर तुमने पढ़ाई की तो तुम्हारे डंडे पड़ेंगे। तो तुम कितने पढ़ोगे, 4 जस्ट, या फिर 4 से थोड़ा बहुत ऊपर मान लो, ज्यादा से ज्यादा 4.5। कभी भी 8-10 घंटे नहीं पढ़ोगे, वो मेहनत जो है वो तुम्हारे यहाँ से नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि बाहर से आरोपित की जा रही है, फोर्सफुली करवाया जा रहा है। फोर्सफुली व्यक्ति जो है वो उतना ही काम करता है जितने के ऊपर उसको लगता है कि अब फोर्स हट गया। बड़े काम करने के लिए, लंबे काम करने के लिए जो भी मोटिवेशन आता है वो कहां से आता है, व्यक्ति के अंदर से आता है। उसको दबाव डालने वाला कोई नहीं है, आसपास में कहने वाला कोई नहीं है। और जब कोई नहीं हो तब भी व्यक्ति इस जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से काम करे कि नहीं मेरे को मेहनत करनी है, कोई कहने वाला नहीं है। और कहने वाला क्या, लोग तो उल्टा और गए कि नहीं नहीं तू काम मत कर, तेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लोग तो डिस्ट्रैक्ट करने पे लगे हैं, फिर भी व्यक्ति कहे ना ना मेरे को तो मेरा काम करना ही है। ये कार्य करने के लिए बाहर से किसी पे दबाव डालकर ये कार्य नहीं करवाया जा सकता। ये कार्य कैसे होते हैं, अंदर से ही व्यक्ति की विल पावर होती है, उसके अंदर ही वो जिजीविषा होती है, उससे व्यक्ति वैसे कार्य कर पाता है। तो यहां पर इन्होंने बाहर से दबाव डाला, जब बाहर से दबाव डाला तो उत्पादन बढ़ा तो सही, लेकिन वो बढ़ा बहुत ज्यादा नहीं। मतलब बढ़ तो गया, जैसे मान लो कि ये जो 3 लोग हैं इनको इनका उत्पादन हो गया, ये कुछ उत्पादन ये करने लगे, तीनों को जो है वो बराबर बराबर उत्पादन करने लगे, और सरकार के पास ये 6 क्विंटल का कुछ का उत्पादन आ जाता है और उससे उनका काम चल जाता है। तो इस तरीके का काम किसका चलने लगा, यूएसएसआर का। फिर लेनिन चला गया, लेनिन के बाद आ गया स्टालिन।
स्टालिन के बाद में, जब स्टालिन का कार्यकाल चल रहा था, उसी समय दुनिया के अंदर छिड़ गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939। कब छिड़ी? 1939 में, 1939 में। और ये वर्ल्ड वॉर चली 1945 तक। कब तक चली थी? 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर चली। सेकेंड का वर्ल्ड वॉर हुआ। वर्ल्ड वॉर में हिटलर और उन्होंने जो भी मारकाट मचानी थी वो सब मारकाट हुई। उसके बाद में वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई तो वर्ल्ड वॉर के अंदर यूरोप के जो देश है वो यूरोप के देश काफी ज्यादा कमजोर हो गए। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये आपस में इतने ज्यादा लड़ लिए कि इसके बाद में इनकी शक्तियां जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। तो यूरोपीय शक्तियां दुनिया के अंदर हो गई कमजोर। और यूरोपीय शक्तियां कमजोर हुई तो उसके बाद में दुनिया में दो बड़ी शक्तियां बाकी रह गई। और वो दो बड़ी शक्तियां कौन थी? एक तो था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। एक तो यूएसए, यूएसए कैपिटलिज्म अपनाया हुआ था इस वजह से, और दूसरा यूएसएसआर, क्योंकि डिक्टेटरशिप के नाम पर इन्होंने अपने प्रोडक्शन को क्या कर रखा था? बढ़ा रखा था। तो ये दो देश जो है वो बाकी रहे। इन दोनों देशों के बीच में फिर एक वैचारिक युद्ध शुरू हो गया। एक आइडियोलॉजिकल वॉर जो है वो शुरू हुआ। आइडियोलॉजिकल वॉर कैसे? ये जो यूएसए है, ये विचारधारा, ये पूंजीवाद, कैपिटलिज्म का समर्थन कर रहा था। इन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर कौन सी विचारधारा अपनाई जानी चाहिए? कैपिटलिज्म। दुनिया के सभी देशों को कौन सी आर्थिक व्यवस्था अपनानी चाहिए, कौन सी राजनीतिक व्यवस्था अपनानी चाहिए? कैपिटलिज्म। और इन्होंने कहा दुनिया के अंदर कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए? साम्यवादी, कम्युनिज्म। तो ये साम्यवाद, कम्युनिज्म के समर्थक हो गए, और वो किसके हैं? कैपिटलिज्म के। और इन दिनों दोनों के बीच में एक वैचारिक युद्ध शुरू हुआ, और इस वैचारिक युद्ध को कहा गया कोल्ड वॉर। नाम देते हैं इसको कोल्ड वॉर या शीत युद्ध। शीत युद्ध कैसा युद्ध था? शीत युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं है, मतलब ऐसे यूएसए और यूएसएसआर की सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई और इनकी लड़ाई हो गई हो, ऐसा युद्ध नहीं है। ये कैसा युद्ध है? विचारधाराओं का युद्ध है। एक तो विचारधाराओं में कि भाई हमारी विचारधारा ज्यादा श्रेष्ठ है, वो विचारधारा खराब है। और दूसरा, सिर्फ ऐसे विचारधाराओं में भी यूं नहीं डिबेट हो रही है, डिबेट्स एंड डिस्कशन चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं। उसके साथ साथ में इन्होंने गुटबाजी की। यूएसए के जो पूंजीवादी जो देश है वो सारे समर्थक देशों का सब एक जगह आ जाओ, और एक जगह आकर अपन एक मिलिट्री अलायंस बना लेते हैं। और इन्होंने एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसका नाम रखा गया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो में इन्होंने कहा कि अगर किसी भी एक नाटो देश को अगर किसी ने अटैक किया, किसी ने हमला किया, तो ये मान लिया जाएगा कि सभी नाटो देशों पर हमला हो गया। इस प्रकार की ट्रीटी किसने की? इन्होंने। इन्होंने भी जो जो देश साम्यवाद को मानते थे उन देशों को सबको एक जगह लाए, और इन्होंने भी एक पैक्ट किया जिसको कहते हैं वार्सा पैक्ट। कौन सा नाम देते हैं इसको? पोलैंड के अंदर एन वार्सा। तो वार्सा पैक्ट जो है वो कर लिया किसके द्वारा? साम्यवादियों के द्वारा। तो इधर भी मिलिट्री अलायंस बन गया, उधर भी मिलिट्री अलायंस बन गया। ये दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने लग गए। दूसरे देशों में अगर कोई देश है और उसमें कोई गुट आपस में लड़ रहे हैं तो उन देशों को इनके द्वारा समर्थन किया गया। जैसे सबसे पहले कोरिया। कोरिया पहले जो है वो एक पेनिनसुला हुआ करता था, एक साथ था ये। कोरिया के अंदर दो गुट थे। एक गुट था जो कि था कैपिटलिस्ट। कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि अरे नहीं, कैपिटलिज्म सही है। एक तो कैपिटलिस्ट गुट था, और एक था कम्युनिस्ट। इन्होंने कहा नहीं, कम्युनिज्म ज्यादा सही है। इन दोनों में हो गई आपस में लड़ाई। इनमें जब लड़ाई हुई तो इन कैपिटलिस्ट को तो समर्थन किया यूएसए ने, और इन कम्युनिस्टों को समर्थन किया यूएसएसआर ने। कैपिटलिस्ट को तो समर्थन कौन कर रहा था? यूएसए। और उधर कौन समर्थन कर रहा था? यूएसएसआर। लड़ कौन रहा है? ये दोनों आपस में नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे की सेना नहीं लड़ रही है। लड़ने वाले यही लोग है तो कोरिया के ही। कोरिया के लड़ रहे हैं, लेकिन हथियार कौन दे रहे हैं? ये हथियार दे रहे हैं। ट्रेनिंग देने का काम ये कर रहे हैं, पैसे देने का काम ये कर रहे हैं। इधर भी इसी प्रकार की चीजें हैं। इनको कहा कि आपस में लड़ो। और ये लड़ाई चली 1950 से लेकर 53 तक, 1953। और 1953 के अंदर इनका जब युद्ध खत्म हुआ तब कोरिया दो भागों में विभाजित हो चुका था। फिर एक तो बन गया नॉर्थ कोरिया और एक बन गया साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया में अभी भी कम्युनिज्म है, अभी वहाँ कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप है। यहाँ पर अभी भी क्या है? कैपिटलिज्म है। यहाँ पे कैपिटलिस्ट है और यहाँ पर कम्युनिस्ट है। इसी तरीके से अन्य देशों के अंदर भी इस प्रकार के हस्तक्षेप जो है किसके द्वारा किए गए? यूएसए और यूएसएसआर। अब देखो, यूएसए हस्तक्षेप कर रहा था, दूसरे देशों को पैसे भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है, ये सब भी दे रहा है। तो यूएसए तो ये देता हुआ ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि यूएसए के पास में पैसा है। और वो है क्यों? क्योंकि यूएसए ने जो सिस्टम अपना रखा था वो अपना रखा था कि संसाधनों का वितरण किस आधार पर होगा? मेरिट के आधार पर। जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मिलेगा। जैसे अभी जो अपन एग्जांपल देखा था कि भाई जिसने सबसे पहले 9 क्विंटल, तो जिसने 9 क्विंटल किया तो इसको 9 दो,
इसको 9 दोगे तो इसको लगेगा अरे यार अपन तो फिर अब अगली बार और ज्यादा करेंगे। और जब इसको देखेगा तो ये जो सी व्यक्ति 0 कर रहा था उसको भी मिलेगा कि नहीं यार मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो वो भी काम करेगा, और वो भी काम करेगा तो धीरे धीरे उत्पादन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और बढ़ता जाएगा तो प्रोडक्शन जो है लगातार बढ़ रहा था। तो यूएसए के पास तो पहले से उत्पादन बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो वो उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को अगर इस युद्ध वुद्ध में भी लगा दे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यूएसएसआर के पास पहले ही बहुत कम है, कैसे जैसे करके लोगों को ठोक पीट कर तो आपने जो है कुछ छोटा मोटा काम करवाया है, और उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा युद्ध के अंदर काम में लोगे तो लोगों के हाथ में जो आएगा वो क्या आएगा, बहुत कम। तो इसलिए लोगों की जो आर्थिक हालत है वो होने लगी खराब, और जब आर्थिक हालत खराब होने लगी तो ये काफी सालों तक तो ये कार्य चलता रहा। 1980 के जब दशक आया, 80 के आसपास जो है फिर यूएसएसआर के लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया कि भाई यूएसए हमसे बहुत आगे निकल चुका है, अब हम उसका कंपटीशन नहीं कर सकते, और इसलिए लोगों ने फिर वहां पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और जब विरोध प्रदर्शन किए गए तो फिर 1991 में 1991 में इस यूएसएसआर का कर दिया गया विघटन। ये क्या हो गया, विघटन हो गया, इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। जो संघ बना था वो भंग हो गया। इन्होंने कहा खूब रह लिए संघ में, 1922 में संघ में रहे थे। अब देशों ने कहा, जो भी सोवियतें थी उन सोवियतों ने कहा कि अब हमको अलग से स्वतंत्र देश जो है वो बनाने हैं, और तब जो है इसका विघटन हुआ, और विघटन होकर कई सारे स्वतंत्र देश बन गए। इस तरीके से यूएसएसआर या रूस पहला देश था जिसने साम्यवाद को अपनाया। और कब तक चला वो साम्यवाद उनके यहाँ, 1991 तक। ये बात लिख दो, देखें पैराग्राफ चेंज कर दो, वो टेबल तो हो गई पूरी, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो। पहली बार साम्यवाद रूस में अपनाया गया। कम्युनिज्म वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड इन रशिया। पहली बार साम्यवाद रूस में अपनाया गया। उन्नीस सौ 17 में बॉल्शेविक क्रांति हुई। फर्स्ट कम्युनिज्म वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड इन रशिया। पहली बार साम्यवाद रूस में अपनाया गया। 1917 में बॉल्शेविक क्रांति हुई। कम्युनिज्म वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड इन रशिया। बॉल्शेविक रिवोल्यूशन हैपेंड इन 1917। 1917 में बॉल्शेविक क्रांति हुई। in 19 बॉल्शेविक रिवोल्यूशन हैपेंड इन 1917। 1917 में बॉल्शेविक क्रांति हुई। किसके नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ लेनिन। लेनिन के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ लेनिन। उन्नीस सौ बाईस में, in 1922, 1922 में यूएसएसआर की स्थापना की गई। In 1922 यूएसएसआर वाज एस्टेब्लिश्ड। 1922 में यूएसएसआर की स्थापना की गई। In 1922 यूएसएसआर वाज एस्टेब्लिश्ड। यूएसएसआर क्या चीज है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। 1922 में यूएसएसआर की स्थापना की गई, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। लेनिन की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ लेनिन, लेनिन की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ लेनिन, लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन नया तानाशाह बना। आफ्टर डेथ ऑफ लेनिन स्टालिन बिकेम न्यू डिक्टेटर। लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन नया तानाशाह बना। आफ्टर डेथ ऑफ लेनिन स्टालिन बिकेम न्यू डिक्टेटर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएसए और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। A cold war started between USA and USSR. यूएसए और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। A cold war started between USA and USSR. यूएसए और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। जिसके कारण
यूएसएसआर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, बिकॉज ऑफ विच इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ यूएसएसआर बिकेम वीक, जिसके कारण यूएसएसआर की आर्थिक स्थिति कमजोर, बिकॉज ऑफ विच इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ यूएसएसआर बिकेम वीक, यूएसएसआर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। अंततः फाइनली अंततः 1991 में, फाइनली 1991, अंततः 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। फाइनली 1991 यूएसएसआर वाज डिसइंटीग्रेटेड, यूएसएसआर का विघटन हो गया। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करें।